अमारा सुबह सवेरे ही जाग गई। अब उसकी तबीयत ठीक थी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। वो उठकर तैयार हुई और मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई। रुक जाओ, सबसे पहले तुम पूजा नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कुछ रिवाज है, तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। अमारा समझ नहीं पाई वो कौन थी। छोड़िए माँ, जब खुद का ही बेटा नहीं समझा तो इसे क्या कहेंगे। नर्मदा जी ने कहा। वो वीर की नानी थी जो कि कल देर रात आई थी। अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग क्या बोल रही थी। वो साइड में खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा कि तब तक अमारा वहीं खड़ी रही। नानी जी अमारा को गौर से देखकर बोली, लगती तो बड़ी भोली है ये छोरी, लेकिन चाल तो बड़ी बड़ी चले ही है। वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग कहीं कहीं कर रही थी। अमार ने उनके पैर छूने चाहे। वो जैसे ही झुकी वो हट गई और गुस्से से बोली, बस बस, नौटंकी ना कर छोड़ी। मुझे सब मालूम है तू किस लिए आई है। मेरे नाती को क्या पिलाया है तूने। अमारा को अब समझ आ गया वो क्या बोल रही थी। वो नर्मदा जी से बोली, नर्मदा, मैं वीर के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाई हूँ। तू देखना वही बनेगी थारी हवेली की बिंदनी, और खानदान को चिराग भी वही देगी। अमार ने जैसे ही ये शब्द सुने उसकी आंखों से आंसू बहकर नीचे गिरने लगे। फिर से, क्या फिर से उसके साथ वही होगा। नर्मदा जी अमारा को देखकर अपनी माँ से बोली, माँ, कलवीर ने इसकी वजह से जितनी बातें बहस की है ना अपने पापा से, पूछिए मत। उसने आज तक इतनी खरी खोटी कभी नहीं सुनाई हमें। हमने क्या मांगा है उससे। बस उसे खानदानी लड़की से शादी के लिए ही तो कह रहे हैं, और वारिस। लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है मासा। नानी जी अमारा को लगातार घूर रही थी। सुन छोरी, अगर तू चाहती है वीर का इस घर से रिश्ता रहे तो उसे मना। बोल उसे तू उसे शादी करने के लिए, वरना तू भी उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी और ना हम सब। अब तुझे फैसला करना है तो क्या करेगी। नानी सा ने उसे फुसफुसाकर कहा। अमार ने उनकी तरफ भीगी आंखों से देखा और कुछ बोलने को ही, लेकिन हम, वो इतना ही बोल पाई। लेकिन वेकिन नहीं, हमें तेरे बारे में सब पता है। तेरी जैसी लड़कियों की कोख से नहीं चाहिए वारिस। नानी की बात सुनकर अमार ने नजरें नीचे झुका ली। वो रसोई में आ गई। उसकी आंखें बार बार भीग जाती। सब कुछ बदल चुका था। संग्राम भी जा चुका था उसकी लाइफ से। उसके माँ बाबा भी अब उसे प्यार करते थे। वीर जैसा पति था उसकी जिंदगी में। लेकिन वो धब्बा जो उसे मिला था वो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी नाश्ते के टेबल पर थे। वे नीचे आए तो नानी सा से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर दादी सा से बोला, दादी सा, हम आज शाम को मनाली के लिए निकल जाएंगे। दादी सा बोली, लेकिन बेटा आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी कुछ दिन रुकिए। नानी सा ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटा, मैं आई हूँ कुछ दिन मेरे साथ रह फिर जाना। वीर बस मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। नाश्ते के बाद अमारा अपने कमरे में आ गई। उसने कुछ नहीं खाया था, बस झूठ कह दिया था कि उसने खा लिया। वीर अमारा को देखकर बोला, क्या हुआ, उदास हो ना तुम। वीर ने अमारा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अमारा बोली, नहीं राना साहब, वो हमारी थोड़ी तबीयत खराब थी ना कल, इसलिए अब हम ठीक हैं। वीर ने उसके सिर को चूम लिया और उसे गले लगा लिया। शाम हो चुकी थी। अमारा अब तक भूखी थी। उसने दोपहर का भी खाना नहीं खाया था। वीर ने सबके साथ खाया था, और वीर के पूछने पर अमारा ने फिर से झूठ बोल दिया कि उसने खा लिया है। उसका अंदर से खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। दिल को अजीब सी बेचैनियों ने घेर लिया था। वो डर रही थी उसे और वीर को अलग ना कर दें। शाम के समय वो नीचे आ रही थी जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। हॉल में सभी बैठे हुए थे। वीर अपने कमरे में था, लेकिन अचानक से आवाज सुनकर वो बाहर की तरफ भागा। वीर की जान हलक में ही अटक गई। सभी उधर ही देखने लगे। पूरी 15 सीढ़ियों से अमारा नीचे गिरी थी। उसका सिर फूट चुका था और सिर से बहुत सारा खून निकलकर फर्श पर गिरा हुआ था। अमारा बेहोश हो चुकी थी। वीर जल्दी से उतरकर अमारा को गोद में उठाकर कार की तरफ भागा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ था, लेकिन इतना तो तय था अमारा को बहुत जोर से चोट लगी थी, वो भी सिर पर। हो गया सत्यानाश।
कल ही मैंने शांति पाठ रखवाया था और ये छोरी नीचे गिर गई। पूरा घर खून खून कर दिया। गंदगी फैला दी इसने तो। नानी ने छाती पीटते हुए कहा। दादी साहब बोली, क्या बात कर रही हैं सरोजनी जी? छोटी बहू को चोट लगी है। आप काम ना कीजिए, वो ठीक रहें। आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए। दादी साहब को अच्छा नहीं लगा उनका ये सब बोलना। वीर को कोई होश नहीं था। उसने न आगे देखा और न पीछे। वो बस अमारा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। पीछे दूसरी गाड़ी से आहान, चित्रलेखा और रतन जी भी आ रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही वीर ने अमारा को एडमिट करवाया। उसकी शर्ट पर अमारा का खून लगा हुआ था। वो एकटक बस ओटी रूम को घूरता जा रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। उसका दिल इस समय बुरी तरह घबरा रहा था। वो ही जानता था इस वक्त उसका क्या हाल था। वीर, आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वीर ने खोए हुए ही कहा। आहान बोला, भाभी ठीक हो जाएंगी, तू चिंता मत कर। लेकिन ये हुआ कैसे यार? पता नहीं आहान, मैं कमरे में था जब मुझे अचानक से अमारा की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर गया तो देखा अमारा नीचे गिर चुकी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मिस्टर राणा। यस डॉक्टर। अमारा कैसी है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? चोट तो लगी है। सिर पर 4 टांके लगे हैं, पैरों में भी चोट लगी है। अभी कुछ दिन उन्हें यही रहना होगा क्योंकि चोट की वजह से ट्रेवल करना सही नहीं होगा। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। अब मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वे जल्दी से अमारा की तरफ लपका। चित्रलेखा भी वहीं थी। उसने खींच कर कहा, पता नहीं इसे कितनी सारी परेशानियां होती हैं। कभी ब्रेन ट्यूमर, कभी कुछ कुछ समझ ही नहीं आता मुझे तो। आहान गुस्से में बोला, चित्रलेखा क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें इतनी दिक्कत होती है तो नहीं आना चाहिए था ना? आहान को भी अब गुस्सा आने लगा था। वीर ओटी रूम में गया तो अमारा बेहोश थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वीर ने उसे जल्दी से गले लगा लिया। अमारा अब होश में आ चुकी थी। राणा साहब, उसे धीरे से कहा, अमारा तुम ठीक हो ना? वीर ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए कहा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हें सिर में? नहीं, हम ठीक हैं। अमार ने धीरे से कहा। उसके दिमाग में तो सुबह से ही ढेर सारी बातें घूम रही थी। वो बस वही सब सोच रही थी जिसकी वजह से उसने खाना भी नहीं खाया और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। तभी कमरे में सुनंदा जी और दादी सा आ गए। छोटी बहू, आप ठीक है ना बेटा? दादी सा ने प्यार से कहा। जी दादी सा, हम ठीक हैं। अमार ने जवाब दिया। ठीक है, आराम करो। वीर बेटा, तुम कपड़े चेंज कर लो, इस पर खून लगा है। सुनंदा जी ने कहा। वीर ने कपड़े चेंज कर लिए जो कि दादी सा लेकर आई थी। रात के समय वीर अमारा के साथ ही रहा। अमारा को दर्द की वजह से रात भर नींद नहीं आई। वो चुपचाप थी। उसके दिमाग में बस नर्मदा जी और नानी सा की बातें घूम रही थी। वीर अमारा के बेड से लगकर सो चुका था। उसे अभी अभी नींद आई थी जब अमार ने झूठा दिखावा किया कि वो सो चुकी है। अमार ने वीर के हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें खुद ब खुद बरस रही थी। वो वीर से बहुत प्यार करती थी और वीर भी उसे बहुत चाहता था। लेकिन उसके घर में अमार के लिए वो जगह नहीं थी जो कि उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए थी। हम क्या करें? कैसे मनाए राणा साहब को दूसरी शादी के लिए? क्या करें जो वीर मान जाए? अमारा रात भर सोचती रही। सुबह हो चुकी थी। नर्मदा जी भी आई थी। उन्होंने फिर से अमारा को याद दिलाया, देखो, मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल नहीं रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम बस वीर को मना लो कि वह दूसरी शादी कर ले। तुम भी रहो ना उसकी जिंदगी में। मैं तुम्हें निकलने को कहाँ बोल रही हूँ। हम कोशिश करेंगे मासा। अमार ने छोटा सा जवाब दिया। तुम चाहो तो ये कर सकती हो। वीर तुम्हारी बात मानेगा। बस कुछ दिन वीर से दूर रहो क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और हमारा घर बिखर जाए। जी। अमारा ने सिर हिलाया। हॉस्पिटल में अमारा को पूरे 8 दिन हो चुके थे। उसके पैर से प्लास्टर हटकर एक बैंडेज लगा हुआ था। अमारा आज डिस्चार्ज हो गई थी। घर के लिए वो लोग निकल गए थे। अमारा और वीर घर पहुंचे तो वहां नानी साहब के साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम वैशाली था। उसने सभी को चाय दी। वो देखने में सुंदर थी।
वीर, ये आपके लिए। वो वीर को चाय देने लगी। अमारा को कुछ अजीब लगा, लेकिन जल्दी ही नानी सा ने बताया कि इस लड़के से वो वीर की शादी करवाना चाहती थी। अमारा की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। वो बहुत परेशान हो उठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने कमरे में आ गई। वीर ने उसे बेड पर बिठाया और सामने बैठ गया। वो उसे मेडिसिन देते हुए बोला, मेडिसिन ले लो। वीर ने उसे मेडिसिन दी तो अमारा ने ले ली। तो वीर बोला, हम बालकनी में चले। वीर उसे उठाकर बालकनी में ले आया। अमारा ने वीर के सीने पर अपना सिर रखा हुआ था। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वीर उसे प्यार से देखते हुए बोला, हम्म, आप बहुत परेशान हो गए ना हमारी वजह से? वीर प्यार से बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ हमारा। मुझे तुम हमेशा मेरे पास चाहिए, सही सलामत। तुम्हें पता है मैं कितना डर जाता हूँ जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। प्लीज जान, तुम हमेशा अपना ख्याल रखा करो, कम से कम मेरे लिए। अमारा वीर की आंखों में देखती रही। वही जानती थी इन दिनों उसे कैसा महसूस हो रहा था। वो वीर की बात सुनकर बोली, हम आपको कभी परेशान नहीं करना चाहते राणा साहब। हम हमेशा चाहते हैं आप खुश रहें। वो तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इसलिए ऐसा हुआ। हम्म, तुम टाइम पर खाना खाओ तो ना। और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैं तुम्हें। वीर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वैशाली कमरे में आ गई। वीर, उसने आवाज लगाई। अमार ने वीर की तरफ देखा। मैं देखता हूँ। वीर बालकनी से रूम में आ गया। हाँ बोलो, वीर ने कहा। उसे अजीब लगा, ऐसे बिना कुछ बोले कमरे में आ गई थी और सीधे आवाज लगाई, वो आपके लिए शाम का नाश्ता। उसने टेबल पर रख दी। वीर बोला, रख दो। वैसे चाय एक कप और चाहिए? अमारा के लिए तुम नीचे बोल देना, कोई दे जाएगा। वैशाली बोली, ओह, मैं तो अमारा को भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। वैशाली ने छोटी मुस्कान देकर अमारा को देखा। नहीं राणा साहब, हमें नहीं चाहिए, मन नहीं है। अमार ने वैशाली को देखा। वो समझ चुकी थी कि वैशाली यहाँ क्यों आई है। वहीं वैशाली अब अमारा को गुस्से से घूर कर देखने लगी। अच्छा, लेकिन भूख तो लगी है ना? वीर ने ट्रे उठाई और अमारा को खिलाने लगा। वीर को ऐसे अमारा को खिलाते देखकर वैशाली जल भुन गई। वो गुस्से से वहां से चल दी। उसे अमारा से बहुत जलन हो रही थी और वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वीर ने अपने हाथों से अमारा को खिलाया। वो दोनों बातें कर रहे थे। बात करते करते रात हो चुकी थी। वीर ने खाना भी अमारा के साथ अपने कमरे में ही खाया। तभी अचानक बारिश होने लगी। अचानक से बारिश होने की वजह से अमारा थोड़ी भीग गई। वीर ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और कमरे में आ गया। वैशाली दरवाजे के उस तरफ ही खड़ी थी। वो अमारा और वीर को ही देख रही थी। वीर उसे गोद में उठाकर हंसने लगा। अमारा के बार बार कहने पर भी वो उसे उतार नहीं रहा था। दोनों की मीठी सी नोक झोंक बाहर सुनाई दे रही थी। उनके हंसने की आवाज बाहर तक जा रही थी। वैशाली को उनकी मीठी नोक-झोंक जहर की तरह लग रही थी। वो और तो कुछ कर नहीं सकती थी, बस खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी और अंदर ही अंदर कुट रही थी। बाहर घना अंधेरा छा गया था। बारिश बहुत तेज होने लगी थी। मौसम भी काफी ठंडा हो गया था। अमारा को वॉशरूम जाना था, तो अमारा को वॉशरूम में छोड़कर वीर दरवाजा लॉक करने के लिए आया तो वैशाली जल्दी से छुप गई। वीर ने दरवाजा लॉक किया और बेड पर आकर बैठ गया। अमारा अभी वॉशरूम में ही थी। वीर को दरवाजा बंद करते देखकर वैशाली का मुंह बन गया और वो चली गई। अमारा वॉशरूम से बाहर निकली तो वीर ने जल्दी से जाकर उसे पकड़ लिया, क्योंकि अमारा को चलने में अभी भी अच्छी खासी दिक्कत हो रही थी। आज मौसम को क्या हो गया है? अमारा बाहर बालकनी से देखते हुए बोली, कल तुमने न्यूज़ नहीं देखी थी क्या? तूफान आने वाला था, शायद उसी का असर है। वहाँ मनाली में भी बहुत बारिश हो रही है। निचले इलाकों में तो बाढ़ आ चुकी है। अमार ने बेड ठीक किया और बैठ गई। वीर ने हल्दी वाला दूध आगे बढ़ाया और बोला, पियो। नहीं राणा साहब, आज नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। अमार ने नाक सिकोड़ी। वो उसके मुंह से गिलास लगाकर बोला, आज पी लो। उसने जबरदस्ती अमारा को दूध पिलाया। वीर अमारा को देखता रहा। उसे कुछ तो अटपटा सा लग रहा था।
अमारा ज्यादातर खोई सी रहती। वीर उसके करीब जाने की कोशिश करता तो अमारा कोई ना कोई बहाना बना देती। आखिर वीर कितने दिनों तक उससे दूर रह सकता था। लेकिन फिर उसे लगा शायद अमारा का मन ना हो, या फिर कोई बात है जो अमारा मुझसे छुपा रही है। वे ने पैन रिलीफ स्प्रे निकाला और अमारा के पैरों में स्प्रे करने लगा। अमारा बोली, आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। अमार ने स्प्रे लेना चाहा। वीर बोला, नहीं, मैं कर दूंगा। वीर ने उसकी नाइट गाउन को थोड़ा सा पैरों के ऊपर किया और स्प्रे करने लगा। वो उसे ही देख रहा था जबकि अमारा इधर उधर देख रही थी। वीर ने स्प्रे साइड में रखा और अमारा की बगल में लेट गया। उसने करवट बदल ली और अमारा की तरफ मुड़कर उसे देखने लगा। अमारा अभी भी सीधी ही लेटी हुई थी। वीर ने धीरे से उसे अपनी तरफ मुड़ाया और बोला, मुझे बात करनी है तुमसे। अमार ने कहा। वीर ने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ है? यहाँ मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, या फिर किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बोलो। अमार ने वीर की आंखों में देखा। उसका जी किया कि सब कुछ वीर को बता दे। कह दे उसे कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसके घर में उसकी इतनी अहमियत नहीं है और ना ही वो इस घर को वारिस दे सकती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वीर ने उसे गौर से देखा। कुछ नहीं, हमारा सिर भारी हो रहा है। हमने दवाई ली है तब से। हम सो जाएं। अमार ने बात को टालना चाहा। वीर ने अमार को अपने ऊपर खींच लिया और उसे गले लगा लिया और बोला, तुम मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रही हो ना? देखो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अमारा बात को टालते हुए बोली, नहीं राणा साहब, कुछ भी नहीं। आप खामखा ज्यादा सोच रहे हैं। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने अमारा का सिर सहलाया और दोनों सो गए। सुबह अमारा नीचे मंदिर में थी। दादी साहब के साथ पूजा कर रही थी। आज करवा चौथ का व्रत था। वे नीचे आ गया। उसने देखा सभी पूजा कर रहे थे सुबह की। वैसे तो शाम को चांद निकलने के बाद ही व्रत की पूजा होती है। अमार ने भी व्रत रखा था। वे नाश्ते के टेबल पर था। उसने नाश्ता किया और इंतजार करने लगा। अमारा भी नाश्ता करेगी, लेकिन नहीं, सबका तो व्रत था। और आज की कोई नई बात ये भी थी कि दो कुंवारी लड़कियां भी व्रत रख रही थी। एक चित्रलेखा और दूसरी वैशाली। नानी सावीर जी मेरा व्रत कैसे खुलवाएंगी? आपने व्रत तो रखवा दिया। वैशाली ने बड़ी अदा से ये कहा, जैसे वो वीर की बीवी हो। नानी साहब बोली, अरे छोरी, तू फिक्र न कर, देख लेना, तेरा व्रत वीर ही खुलवाएगा। बस थोड़ा सा सब्र करना। जी नानी साहब। वैशाली ने मुस्कान बिखेरी। वहीं अमारा भी थी, जिसने सारी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर उसका तो दिल ही जोर जोर से धड़कने लगा। वो वीर को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। बस एक बात के आगे वो मजबूर हो गई थी। इस घर के वारिस के नाम पर जो उसके साथ खेल खेला जा रहा था, वो उसे देखकर और जानकर भी चुप थी, क्योंकि वो इस खानदान में कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वीर ने जो इज्जत उसे दी थी, मान सम्मान उसे दिया था, वो उसे वैसे ही मान सम्मान देना चाहती थी। इस घर को हमेशा जोड़कर रखना चाहती थी। वीर को जब अमार के व्रत के बारे में पता चला तो वह काफी खुश हुआ। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही थी, तो चांद कैसे निकलेगा भला? वीर बेचैन हो उठा। उसे एक मिनट भी चैन नहीं था। आज हमारा दिन भर नीचे ही थी। वीर से मुलाकात बस नजरों में ही हुई। दोनों बस दूर से ही एक दूसरे को देख रहे थे। अमारा के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। जब वो कमरे में आई, पैरों की मेहंदी सूख चुकी थी, इसलिए वो आराम से बेड पर बैठ गई। लेकिन ये क्या, वीर उसे तंग करने लगा। कभी वो उसके होठों को चूमता, कभी उसकी गर्दन को। अमारा चाहकर भी वीर को रोक नहीं पा रही थी। आप हमें तंग क्यों कर रहे हैं? अमार ने धीरे से कहा तो वीर उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने अपने हाथों पर उसे सुला लिया। अमारा वीर को देखने लगी तो वीर बोला, तुम मुझे खुद से दूर क्यों रखना चाहती हो? आखिर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अमारा सकपका गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राणा साहब, वो बस ऐसे ही हम। अमारा बीच में ही अटक गई। वीर ने कुछ नहीं कहा। वो अब समझ चुका था कि अमारा को जरूर किसी ने कुछ कहा था।
रात हो गई, सभी तैयार होने लगी। नीचे के कमरे में वैशाली ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। वो सुंदर तो थी ही, तो आज और भी सुंदर लग रही थी। साथ ही साथ चित्रलेखा भी रेडी हुई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ वैशाली को देखकर। वैशाली आखिर क्यों तैयार हो रही थी, वो सोचने लगी। ऊपर से नानी सा उस पर इतनी मेहरबान क्यों थी। ये लो, तुम भी तैयार हो जाओ। नर्मदा जी ने एक थल अमारा को देते हुए कहा, क्योंकि करवा चौथ में सास ही बहू को शगुन देती है। जी मासा। अमार ने वो थाल ले लिया और तैयार होने लगी। अमार भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तो नर्मदा जी, सुनंदा जी और दादी साहबी उसे देखती रह गई। वो लगी बहुत सुंदर रही थी, बिल्कुल किसी महारानी की तरह। चेहरे पर मासूमियत भरी हुई थी और आंखें झील की तरह गहरी थी। खैर, बारिश रुक गई, सबने चैन की सांस ली। वीर भी तैयार हो गया था। वीर की नजर जब अमारा पर गई तो वो उसे देखता रह गया। उसकी आंखें थमसी गई थी उस पर। अमारा छत पर थी, बाकी सब लोग भी छत पर आ गए, अपने अपने पति के साथ। वीर अमारा के बगल में खड़ा था। कुछ पूजा की विधियां हुई और सभी चांद का इंतजार करने लगे। जल्दी से चांद निकल जाए और ये व्रत से पीछा छूटे, वैशाली ने खींचते हुए कहा। तो वीर ने उसकी बात सुन ली। वो जानता था वैशाली कुंवारी है, फिर व्रत हो सकता है अपने प्रेमी के लिए रखा हो। उसने सोचा, फिर सिर झटक दिया। वीर अमारा से बोला, तुम यहाँ बैठो। वीर ने उसे एक साइड झूले पर बिठा दिया। पूरी छत पर जंगे जंगे पर लोग थे, सभी इंतजार कर रहे थे। अमारा की नजर घूम फिर कर वैशाली पर ही चली जाती। उसे अच्छा नहीं लग रहा था वैशाली का यूं वीर के लिए व्रत रख रहा। अरे देखो, चांद आ गया, किसी ने बड़े खुश होकर कहा। सभी आसमान की तरफ देखने लगे। पंडित जी ने सभी को जल्दी से ही व्रत खोलने को कहा, क्योंकि चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था, इसलिए सभी जल्दी जल्दी रस्में करने लगे। हमारा को कोई कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ को कितनी बार ये करते हुए देखा था। वो छलनी से चांद को देखने लगी, फिर वीर को देखा, जिसके चेहरे पर चांद से भी ज्यादा तेज था। अमारे की आंखें एक पल के लिए भीग गई। ये खुशी के आंसू थे। वीर बिल्कुल चांद की तरह ही था उसकी जिंदगी में। जैसे वो अकेले पूरे आसमान को रोशन करता है, वैसे ही वीर ने उसकी जिंदगी को रोशन किया था। अमार ने वीर के माथे पर टीका लगाया और आरती उतारी। वीर ने उसे पानी पिलाया और थोड़ा सा प्रसाद खिलाया। वैशाली भी एक टक वीर को ही घूर रही थी। अमार ने देखा वो वीर को गौर से देख रही थी। चलो इधर आओ। वीर ने एक प्यारी सी तस्वीर खींच ली, जिसे उसने अमारा के घर वालों को भेजी। वो पिक उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाल दी थी। देखते ही देखते वो वायरल हो गई। आज अनीका ने भी संग्राम के लिए व्रत रखा था। वो भी अभी ही उसका व्रत खुलवा कर बैठा था जब उसकी नजरें सामने तस्वीर पर गई। उसने नजर भर कर अमारा को देखा। कितनी सुंदर लग रही थी वो। काश उससे इतनी गलतियां ना हुई होती तो वो आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता उसके साथ। लेकिन अफसोस के सिवा अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा था। वो दिल ही दिल में तड़प उठा। अमारा वीर के साथ कितनी खुश थी, ये अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता था। वैसे भी वीर उसे बहुत प्यार करता था, और ये देखने वाली क्या बात हुई भला। उसे तो अमारा शुरू से ही पसंद थी। अब तो पूरी दुनिया ये जानती थी। सभी औरतें नीचे आ गई थी। सब लोग खाना खाने लगे। वीर भी अमारा को लेकर नीचे आ गया। वैशाली आप भी व्रत में थी। क्या हो वैशाली, खाओ ना, तुमने भी व्रत रखा है क्या। चित्रलेखा ने उसे ताना कसा। वैशाली बोली, ओ नहीं, बस ऐसे ही। वो वीर के सामने रुकी हुई थी कि अचानक उसने गिरने का नाटक किया। नानी सा भी वही थी। हे भगवान, क्या हुआ छोरी को। नानी सा घबरा कर जल्दी से आ गई। अरे इसे क्या हुआ, अभी तो ठीक थी। चित्रलेखा ने जोर से कहा। वीर बेटा, जरा इसे उठा लेना, देखो कैसे बेहोश हो गई। नानी सा ने परेशान होते हुए कहा। अमारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वीर उसे उठाए। अरे क्या हुआ इसे। तभी आहान वहां पहुंचा। ये बेहोश हो गई है, चित्रलेखा ने कहा। वो समझ चुकी थी कि ये वैशाली की कोई चाल है, इसलिए उसने कहा,
आहान, आप जरा इसे कमरे में पहुंचा देंगे? देखिए ना, बेचारी बेहोश हो गई। आहान जल्दी से आगे बढ़ा ताकि नानी उसे रोकने लगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, वीर उसे पहुंचा देगा। नानी सा की बात सुनकर वीर बोला, आहान पहुंचा देगा उसे, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अमार ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वैशाली की बेहोशी कहीं न कहीं खटकी थी। वैशाली जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, वो सारी बातें सुन रही थी। उसे महसूस हो गया था कि उसकी प्लानिंग फेल हो गई, तो वो फिर से नौटंकी करते हुए बोली, पानी। चित्रलेखा ने बोतल आगे बढ़ा दी और बोली, ये लो पानी पी लो, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। चित्रलेखा पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वो वीर से अपना व्रत खुलवाना चाहती थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। जो उसका नहीं हो सकता था, वो उसे वैशाली का भी नहीं होने देना चाहती थी। वीर को हल्का सा गुस्सा आया। उसने अपना मूड ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि अमार ने कुछ खाया नहीं था। वो अमारा को लेकर अपने कमरे में आ गया और वहीं उसने दोनों का खाना भी मंगवा लिया। दोनों ने हल्का सा खाया, क्योंकि अमारा के दिमाग में बस वैशाली ही घूम रही थी। वो वीर को खोना नहीं चाहती थी। उसका मन जवाब दे रहा था, वो उसे कैसे बांट सकती थी। वीर ने अपने कपड़े चेंज किए। अमार ने सारे गहने उतार कर रख दिए थे। वो खोई हुई थी। उसने बालों को चूड़ा बनाना चाहा, तभी वीर ने उसे खोल दिया। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। वीर ने उसका पल्लू भी गिरा दिया, जिसे अमारा संभालने लगी। लेकिन वीर को आज कुछ मंजूर नहीं था। वो अमारा से दूर नहीं रहना चाहता था। उसने झट से उसे गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अमारा ने भी कोई विरोध नहीं किया। मेरे करीब रहो जान, मुझसे दूर मत जाओ, उसने धीरे से उसके कानों में कहा। तो अमार ने भी उसे जोर से गले लगा लिया और वीर ने अपने अधरों को उसके अधरों से लगा दिया। वीर आज बहुत खुश था, क्योंकि अमार ने आज उसके लिए व्रत जो रखा था। वो आज अमारों को बहुत सारा प्यार करना चाहता था। बाहर बारिश हो रही थी अभी भी, जिससे वो और रोमांटिक हो रहे थे। इधर वैशाली गुस्से से बौखला गई थी। वो तुरंत उठकर बैठ गई जब उसने आहान को देखा। अब उसके लिस्ट में अमारा के बाद चित्रलेखा एक दुश्मन बन गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? किसके लिए व्रत रखा था तुमने? चित्रलेखा हल्के गुस्से से बोली। तुम अपने काम से काम रखो ना। क्यों दूध में मक्खी की तरह गिरने आई हो? जानती हो ना, एक चुटकी में साइड कर दूंगी तुम्हें। तुमने अभी देखा कहाँ है मुझे कि मैं क्या चीज हूँ? वैशाली ने उसे घूर कर कहा। उसकी बात सुनकर चित्रलेखा को गुस्सा आ गया। वो भी वैशाली को गुस्से से घूर कर बोली, ओहो, क्या चीज हो तुम? एक वीर तो संभाला नहीं गया और मुझे अपने तेवर दिखा रही हो। तुम शायद जानती नहीं मुझे मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो, मुझसे क्यों उलझ रही हो? वैशाली गुस्से से भिनभिनाते हुए बोली। तो चित्रलेखा उसी धमकी देते हुए बोली, तुम वीर से दूर रहो। जो मेरा ना हो सका वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता, समझी? तुम जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना सही रहेगा, वरना तुम्हारा खेल मैं हर किसी के सामने ले आऊंगी। वैशाली चिढ़कर बोली, ओहो, मुझे धमकी? वैशाली को धमकी? शायद तुम नहीं जानती, मुझे यहाँ लाने वाली और कोई नहीं, खुद वीर की नानी ही है। और वही चाहती है कि मैं वीर की जिंदगी में आऊं, उसकी पत्नी बनकर। चित्रलेखा हैरान हो गई। वैशाली बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने चित्रलेखा के सामने अपना असली मकसद बता दिया। उसे अब चित्रलेखा में अपनी दुश्मन दिखाई देने लगी थी, इसलिए वो लगातार उसे घूरे जा रही थी। चित्रलेखा भी गुस्से से उसे घूर रही थी। तुम्हें तुम्हें देख लूंगी, वैशाली ने तीखे शब्द कहे और वहां से निकल गई। रात गहरी हो गई थी। अमारा वीर की बाहों में लिपटी हुई सो रही थी। उसे अभी तक नींद नहीं आई थी। वीर सो चुका था। अमार ने वीर को देखा। वीर उसे अपने सीने से लगाकर सोया हुआ था। अमार ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और वीर को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कैसे हम किसी और को आपके साथ देखेंगे राणा साहब? हमें तो सोच कर भी डर लगता है, किसी और का आपके साथ होना हमसे कैसे हो पाएगा ये? अमारा सोचती हुई कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह अमार ने पूजा की और नाश्ता बनाने लगी। वैसे तो हवेली में खाना बनाने के लिए बावर्ची थे ही,
लेकिन अमारा वीर के लिए खीर बना रही थी जो कि उसे बहुत पसंद थी। तभी वैशाली के कदम वहां पड़े। ओहो, अमारा तुम यहाँ हो? वो अमारा को अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, जैसे अमारा ने किचन में आकर कोई गुनाह किया हो। अमारा ने कुछ नहीं कहा। खीर बन चुकी थी। वो कटोरियों में उसे निकालने लगी। तुम तो जान ही गई होगी ना मेरा मकसद क्या है, मैं आखिर क्यों आई हूँ यहाँ? वैशाली ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, हमें पता है, अमर ने धीरे से कहा। तो मेरा रास्ता साफ करो ना। तुम्हारे पति के लिए ही इतना पापड़ बेल रही हूँ। कभी तो मौका दो उनके करीब आने का, तभी तो हम दोनों नजदीक आएंगे और इस घर को वारिस मिलेगा। वो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराकर बोली, राणा साहब के अनुसार रहोगी तभी वो तुम्हें पसंद करेंगे। और हम क्या करें जो तुम उनके करीब जाओ? अमार ने उसे देखते हुए कहा। तो वो उसकी तरफ उंगली करते हुए बोले, ओहो, तुम शायद जानती नहीं अमारा, तुम ही तो कबाब में हड्डी बनी हो। तुम जब तक उनसे दूर नहीं रहोगी हम करीब नहीं आ पाएंगे। तुम्हारा दूर रहना हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ वीर जी से, समझी? अमारा को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। आखिर वो कहाँ चली जाए जिससे वो दूर रहे? अमारा बाहर आ गई। सभी नाश्ता करने लगे। अमारा ने सबको खीर दी। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। वीर को पता था ये अमारा ने ही बनाई है, क्योंकि वो अमारा के हाथ की बनी खीर का स्वाद जानता था। वो अमारा को देखकर मुस्कुराया। नानी सा ने नाश्ता किया और सबसे बात करने लगी। अरे नर्मदा बेटा, हमारे यहाँ जो पूजा होती है, मैं सोच रही थी इस बार अमारा को ले जाऊं, मेरा भी मन लग जाएगा और अपने नानी ससुराल भी घूम आएगी। नानी सा ने ये बात इतनी सफाई से कही थी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। नर्मदा जी बोली, हाँ ये तो अच्छी बात है। नानी सा सुनंदा जी को देखकर बोली, सुनंदा बेटा तू भी चल हमारे साथ, बहुत दिन हो गए हैं तू भी घर नहीं गई है। नानी सा ने कहा तो रतन जी बोले, लेकिन वीर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ ऑफिस में कुछ काम है और मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ मटेरियल के लिए जो कि बेहद कीमती हैं। उन्हें देखना है सामने से, देख लूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। वीर कुछ कहता इससे पहले ही नर्मदा जी ने बड़े प्यार से कहा, रतन जी आप देखना, वीर आपका काम संभाल लेगा, वो भी बहुत अच्छे से। और वैसे भी हमारा 4 दिनों के लिए ही तो जा रही है। और ये क्या बात हुई, हमारा वहाँ मासा के साथ नहीं जा सकती क्या? कोई बात नहीं, कुछ दिन घूमेगी तो उसका भी मन अच्छा रहेगा और माँ भी खुश हो जाएंगी। आप देखिए ना, कल ही वीर की दादी साहब भी तीर्थ के लिए चली गई, इसलिए मासा को भी मन किया पूजा करवाने का। अभी तो दीदी भी यही है, इसलिए वो लगे हाथ पूजा करना चाहती है। नंदा जी हंसते हुए बोल रही थी। वीर ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अमारा समझ चुकी थी कि नानी सा क्या करने वाली थी, लेकिन वो मजबूर थी। उन्होंने जो सोचा होगा वही सही होगा, सोचकर उसने अपने मन को समझा लिया। वीर और अमारा दोनों अपने कमरे में आ गए। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, वीर ने कहा। वो बेड पर बैठा हुआ था जब अमारा ड्रेसिंग टेबल पर सामान समेट रही थी। अमारा की आंखें गीली हो गईं, लेकिन उसने एक छोटी मुस्कान लाते हुए कहा, आपको तो खुश होना चाहिए। सभी अपनी पत्नियों से कुछ दिन दूर रहना पसंद करते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि कुछ दिन पीछा छूटे। और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राणा साहब? वीर ने अमारा के पास आकर उसको पीछे से पकड़ लिया और बोला, मैं नहीं जानता वो किस तरह के पति होते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है अमारा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। देखो, वीर ने अमारा को अपनी तरफ घुमाया और उसका हाथ अपने सीने पर रखा और बोला, देखो मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे मानेगा तुमसे दूर रहना। अमारा ने अपना एक हाथ वीर के गाल पर रखा और बोली, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं राणा साहब, लेकिन ये कौन सी बात हुई? हम तो बस 4 दिनों के लिए आपसे दूर रहेंगे और नानी साहब उन्हें बुरा लगेगा। वो दिल से चाहती हैं हम उनके साथ जाएं। ऐसे में मना करना अच्छा नहीं होगा और हमें जिंदगी भर साथ रहना है, आप क्यों नहीं समझते? वीर उदास लहजे में बोला, तुम शायद जानती नहीं, जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रहा हूँ। भले ही छुप कर ही तुम्हें देखा है, कभी व्हाइट हाउस के सामने, कभी तुम्हारे कमरे की खिड़की से, कभी तुम्हारे स्कूल में,
लेकिन रोज तुम्हें देखा है। मुझे आदत है, बस आदत है तुम्हारी। अब तुम जो चाहे कह लो, लेकिन मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती अब। वे ने अमारा को जोर से गले लगा रखा था। तभी कमरे में एंट्री हुई वैशाली और नानिसा की। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वीर बेटा, वो सीधा अंदर आ गई। वीर ने अमारा को छोड़ दिया। दोनों नानिसा के अचानक आने से छिप गए। नानिसा बोली, अरे बेटा, दरवाजा तो बंद कर लेते। ओहो, आजकल की बिंद बिंदनी। अमार ने नजरें झुका ली। नानिसा अमारा को ऑर्डर देते हुए बोली, हाँ तो हमारा कपड़े समेट ले, हम आज शाम को ही निकलेंगे। वो क्या है ना, कल ही पूजा है। अभी पुरोहित जी से बात हुई थी, मैंने उन्हें तेरे बारे में भी बोल दिया है। अब 3 लोगों की पूजा हो जाएगी, इसलिए तैयारी कर ले। जी नानिसा, अमारा ने कहा। अमारा का जाना जरूरी है क्या? वीर ने पूछा। हाँ बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हम पूजा करने जा रहे हैं, अगर वो नहीं गई तो कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। नानिसा ने कुछ कुछ बातें अमारा के दिमाग में ऐसी डाल दी थी कि अमारा ने वीर को मना ही लिया। नानिसा बोली, और दिक्कत क्यों हो गई, नर्मदा या फिर वीर को? वैशाली है ना, सब संभाल लेगी। है ना बेटा? नानिसा मुस्कुराई तो वैशाली भी मुस्कुरा दी। शाम होने को थी। अमार ने कुछ कपड़े बैग में रख लिए थे। उसका भी मन बहुत बेचैन था, लेकिन वो ये सब इस घर के लिए ही कर रही थी। वो वीर को किसी से भी बेवजह लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। हो गई तैयारी? नर्मदा जी कमरे में आई। जी मासा, अमार ने धीरे से कहा। तो नर्मदा जी उसे घूर कर बोली, सुनो, तुम जानती हो ना तुम्हें क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए वीर को ज्यादा फोन करने की जरूरत नहीं है। खुद को उससे दूर कर रही हो तो पूरी तरह से 4 दिनों के लिए कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ नहीं हो फिर भी फोन से चिपकी हुई हो, ये काम मत करना। जी माँ। अमार ने फिर से सिर हिलाया। वीर अमारा के लिए नया फोन लाया था। उसने अमारा को फोन पकड़ा दिया और बोला, मुझसे हमेशा जुड़ी रहना, ज्यादा दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, समझी? उसने अमारा के सिर को चूम लिया। अमार ने उसे जोर से गले लगा लिया। सांसें बहुत तेज चल रही थी उसकी। अपना ख्याल रखिएगा आप। राणा साहब, अमारा की आंखें भर आई। तुम भी? वीर ने भी उसे जोर से गले लगाया। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थी। नानिसा ने ज्यादा देर अमारा को रहने ही नहीं दिया। वो उसे जल्दी से ले गई। मासा, इतनी जल्दी किस चीज की? हमें गाड़ी से ही जाना है ना, ट्रेन या बस थोड़ी पकड़नी है। सुनंदा जी को कुछ खटका, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से पूछ ही लिया। नानी सर झेप कर बोली, अरे नहीं नहीं, तूने देखा नहीं, वीर तो चाहता ही नहीं कि उसकी बिजली उससे दूर जाए। जल्दी से निकलेंगे तो दोनों दुखी कम होंगे। अमारा कार में बैठ तो गई, लेकिन उसकी नजरें पीछे थी जब तक वीर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो तब तक पीछे देखती रही। वीर भी उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वो अमारा को बिल्कुल नहीं भेजना चाहता था। वो अपने मन में बोला, चली तो गई हो तुम, लेकिन तुम्हें याद किए बिना मेरा एक पल भी नहीं जाएगा। वीर अपने सामने सुनी सड़कों को ही देखता रहा। वीर हॉल में ही बैठा था जब वैशाली उसके लिए चाय लेकर आई। ट्रे में 2 कप थे। वीर, ये लीजिए चाय। उसने कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। नहीं चाहिए, वीर ने कहा। वो फोन पर अमारा और अपनी तस्वीरें देख रहा था। कॉफी ला दो? कॉफी पियेंगे? फिर से वैशाली ने कहा। कुछ भी नहीं चाहिए, ये बोलकर वीर अपने कमरे में चला गया। वीर का मन इस समय बहुत उदास था। इस समय उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था। वैशाली का चेहरा तन गया। वो गुस्से में बोली, उस अमार ने क्या जादू करके रखा है वीर जी पर? इतनी खूबसूरत लग रही हूं मैं, फिर भी उनकी नजर ही नहीं गई मुझ पर। वीर अपने कमरे में आ गया। अमारा के जाने के बाद उसका कमरा बिल्कुल खाली सा हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उस कमरे में उसकी और अमारा की बहुत सी यादें थी। कुछ याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमारा के जाने के बाद तो उसे ऐसा लग रहा था कि घड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। समय रुक सा गया है, वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वो अपने फोन में बस अमारा और अपनी ही फोटो देखे जा रहा था। किसी किसी फोटो में तो अमारा बहुत प्यारी लग रही थी, तो वो उसे प्यार से निहारता रहा। रात गहरी हो गई थी।
अमारा पहुंच गई थी। वीर ने फोन किया था। अमारा ने बता दिया कि वो पहुंच गई। लेकिन मैं तड़प रहा हूँ यहाँ। मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। वीर ने कहा, हम जल्दी आ जाएंगे राणा साहब। और वैसे भी कल से आप ऑफिस में होंगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। वीर ने अमारा से काफी देर बातें की। फिर वीर नीचे आया। उसने खाना खाया क्योंकि अमारा ने उससे कहा था कि वो खाना खा ले। वीर का तो मन भी नहीं था खाना खाने का। इधर अमारा ने भी थोड़ा बहुत जबरदस्ती खाया। वो जानती थी कि उसे वीर से क्यों दूर किया गया था, और ये सब जानकर उसके गले से खाना कैसे नीचे उतरता। खाना खाकर वीर अपने कमरे में आ गया और काम करने लगा। वीर अपने कमरे में था जब वैशाली दूध लेकर उसके कमरे में आई। वीर बोला, तुम रख दो, मैं पी लूंगा। वीर ने थोड़ी देर बाद दूध पिया और लेट गया। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे सब कुछ घूम रहा हो। वो सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा उसके बगल में कोई बैठा है। ये क्या? वहां अमारा थी। हल्की सी रोशनी में उसके कपड़े दिख रहे थे, लाल रंग की साड़ी में। ये साड़ी वीर की सबसे पसंदीदा साड़ियों में से एक थी। अमारा। वीर मुस्कुराया और उसे पकड़ लिया। जान तो, वीर शायद नशे में था। मतलब उसके दूध में कुछ नशीला मिलाया गया था, जो कि वैशाली की करामात थी। वीर धीरे धीरे और नशे में चला गया। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वैशाली ने वीर के चेहरे पर हाथ फेरा। वो वीर को किस करने लगी। वो उसके बालों और गर्दन को लगातार पागलों की तरह चूम रही थी, जिससे वीर सिड्यूस हो जाए और वैशाली के साथ सब कुछ कर बैठे। लेकिन वीर नशे से आंखें मूंद चुका था। वो उसे हटाने लगा। अमारा। उसके मुंह से निकला, आई लव यू। वो लगातार अमारा का नाम ले रहा था। अंत में वो गहरी नींद में सो गया। राणा साहब, वैशाली ने अमारा का अभिनय करते हुए कहा। वो वीर की छाती पर हाथ फेर रही थी, लेकिन वीर नहीं उठा। वैशाली चिढ़कर बोली, हद है ये भी। लड़की सिड्यूस कर रही है और इन्हें कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा मूड खराब कर दिया इन्होंने। बस इन्हें अमारा ही चाहिए। हद है यार। वो बेड से उठी और साड़ी को ड्रेसिंग रूम में कबर्ड में ठूंस दिया। फिर वह खुद से ही बोली, शायद डोज ज्यादा हो गया मुझसे, इसलिए वीर जी सो गए। ठीक है, कल इन्हें कम दूंगी, पर कल तो मैं इन्हें पाकर रहूंगी। कल हम एक हो जाएंगे। इतने अच्छे से डोज रेडी करूंगी कि हम दोनों इंजॉय कर सकें। अरे नर्मदा आंटी और नानी सा को तो पता भी नहीं है कि मैं क्या खेल खेल रही हूँ। वो तो सोच रही हैं मैं अपने संस्कारी गुणों से वीर जी का मन जीत लूंगी। लेकिन उनको क्या पता, शुरुआत ऐसे ही होती है बिस्तर से। फिर मैं बनूंगी वीर जी के बच्चे की माँ और इस घर को वारिस दूंगी। और हमारा बेचारी अभागी मेरे बच्चे को पालेगी और मैं ऐश करूंगी वीर के साथ, क्योंकि बच्चे पालना मेरे बस का नहीं है। कौन बच्चों के चक्कर में अपनी लाइफ खराब करेगा। मुझे तो वीर के साथ एक नौकरानी भी मिल जाएगी, जो निस्वार्थ भाव से मेरे बच्चे को पालेगी। एक बार जरा वीर को काबू में कर लूं, फिर तो उस अमारा को वीर के पास भी नहीं फटकने दूंगी। कल रात हम एक हो जाएंगे और परसों सुबह होगा भयंकर हंगामा, और फिर वीर को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वैशाली अपने मन में पता नहीं कौन कौन से मंसूबे बना रही थी। फिर वो अपने कमरे में आकर आराम से सो गई। वीर नशे की हालत में था, इसलिए सो गया था। पर उधर अमारा रात भर जाग रही थी। उसे वैशाली के इरादे नहीं पता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वैशाली इतनी घटिया खेल खेलने के बारे में सोच रही थी, और आज ही रात से उसने इसे अंजाम भी देना शुरू कर दिया था। वीर सुबह उठा तो उसे अपना सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। कल की बातें कुछ कुछ उसके दिमाग में धुंधली सी याद आने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सच था या सपना। हो सकता है हमारे से दूरी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी बातें आ रही होंगी। वो सिर पकड़कर बैठा हुआ था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वीर की गर्दन पर लाल निशान थे, जो कि वैशाली ने दिए थे। वीर रेडी हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने नाश्ता नहीं किया था। रास्ते में ही उसने अमारा को फोन किया और बात करने लगा। अमारा मंदिर जा रही थी, लेकिन अमारा की नसें उसकी गर्दन पर चली गई। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे। क्या वैशाली ने अपनी चाल चल दी? क्या वो कामयाब हो गई मुझे यहाँ भेजकर? अमारा से यही सोच रही थी जब नानी सा ने उसे आवाज लगाई, हम बाद में बात करें, हमें देर हो रही है। अमारा बस इतना ही बोल पाई थी।
वीर फीका मुस्कुरा दिया। अमारा को फोन रख कर जाना पड़ा। वीर को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कल की रात उसे अजीब से सपने आए थे। कुछ तो अजीब सा था। उसे पूरा दिन अजीब सा महसूस होता रहा। ऑफिस में भी वीर परेशान सा रहा। शाम हो चुकी थी। वीर ऑफिस से लौट कर आ चुका था। आते ही उसे वैशाली मिल गई। वैशाली ने आज कॉफी बनाई थी। वहां नर्मदा जी भी थी, इसलिए वीर बैठ गया और साथ में कॉफी पीने लगा। बेटा, आज डिनर में सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनवाया है। तुम थोड़ी देर में नीचे आ जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे, नर्मदा जी ने कहा। "हम्म।" वीर अपने कमरे में आया। उसका मन ही नहीं हो रहा था कमरे में जाने का, लेकिन क्या कर सकता था। उसने अपने कपड़े चेंज किए, तभी उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई। उसने गौर से देखा, ये निशान जो कि पूरी तरह से लव बाइट्स लग रहे थे। उसे करवा चौथ वाली रात याद आ गई। वो और अमारा एक साथ थे उस रात। वीर अमारा की गर्दन पर हमेशा ऐसे निशान छोड़ता था। वो कभी कभी उसे तंग भी करता था। अमारा हमेशा कहती थी उसे बहुत गुदगुदी होती है। कभी कभी वो वीर से नाराज भी हो जाती थी इसी वजह से। इसलिए वीर को ज्यादा मजा आता था उसे तंग करने में। वैसे भी लड़कियों का शरीर कोमल होता है, इसलिए निशान जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मेरी गर्दन पर ये निशान, अमार तो कभी इतनी वाइल्ड नहीं होती कि मुझे ऐसे निशान दे। और जहाँ तक मुझे याद है, अमार ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और जब भी मैं अमारा के साथ होता हूँ, वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं। वो सब तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फिर अब वीर के दिमाग में कल की बातें घूमने लगी। वीर अभी कपड़े चेंज कर चुका था। वो ड्रेसिंग रूम में ही था जब उसकी नजर फिर से एक बार घूमी और अध खुले हुए अमारा की कबर्ड में गई। वीर कबर्ड बंद करने के लिए जैसे ही गया, उसकी नजर उस साड़ी पर गई जो कि जैसे की तैसे रखी हुई थी। उसका दिमाग घूमने लगा। कल रात को उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे और हमारा इसी साड़ी में थी। क्या सच में कुछ ऐसा था या फिर वीर का कुछ वहम था। खैर, वीर को बुलाने के लिए मैड आई थी, इसलिए वो नीचे पहुंच गया। उसने ना के बराबर ही खाना खाया क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। वैशाली बस वीर को ही देख रही थी। वो बस फिराक में थी। वीर कब जाए कमरे में और वो दूध लेकर पहुंचे। खैर, जल्दी ही उसे मौका मिला। वीर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था जब वो दूध लेकर पहुंची। उसने कमरे में आकर बड़े प्यार से कहा, वीर जी दूध। उसने दूध वीर के हाथों में देना चाहा। रख दो। वीर फिर से लैपटॉप की तरफ देखने लगा। लेकिन दूध ठंडा हो जाएगा, पहले आप पी लीजिए फिर काम कर लीजिएगा, वैशाली ने बड़े प्यार से फिर से कहा। वीर गुस्से में बोला, मैंने कहा ना रख दो, मैं पी लूंगा। वीर को अब गुस्सा आ चुका था। वैशाली ने कुछ नहीं कहा, वो कमरे से निकल गई। रात के कुछ 11 बजे थे। वैशाली फिर से चेक करने आई थी कि वीर ने दूध पिया कि नहीं। वीर अब भी लैपटॉप पर बिजी था। वैशाली फिर से कमरे में आई। वीर, आपने दूध नहीं पिया? वह फिर से झूठी चिंता जताते हुए बोली। इस बार वीर को बहुत तेज गुस्सा आया। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों रही है? हाँ, मुझे पीना होगा तो मैं पी लूंगा। मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? और हाँ, लेकर जाओ ये गिलास, वीर ने गुस्से से कहा। लेकिन अमारा, उसे बुरा लगेगा कि मैं आम का ध्यान नहीं रख पाई। वो अपने गुस्से को दबाती हुई बोली। अमारा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? वह खुद कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती थी। उसे पता होता था मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। जाओ, वीर ने कहा। वैशाली जैसे ही निकली, उसने दरवाजा लॉक कर लिया। वैशाली के सारे प्लान पर पानी फिर चुका था। वीर ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। वैशाली ने बहुत कोशिश की कि शायद दरवाजा खुले, लेकिन नहीं, वीर ने दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। दरवाजा लॉक करके वीर ने लंबी सांस ली। उसने तुरंत अमारा को वीडियो कॉल किया। अमार ने पहले ही रिंग में फोन उठा लिया। अमारा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, वे ने फोन उठाने के साथ कहा। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है राणा साहब, मैं कल आ जाऊं? वीर बेचैनी से बोला। लेकिन वहां बाबा सा का काम, वो सब उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है, अमारा उदासी से बोली। वीर और अमारा बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी अमारा की नजर दूध के गिलास पर गई। आपने दूध नहीं पिया अभी तक? अमारा ने कहा।
वैशाली लेकर आई थी। तब से उसने एक ही रट लगा कर रखी थी दूध पीने के लिए। मुझे जरूरी डिस्कस करना था और उसका अजीब सा बिहेवियर देखकर मुझे गुस्सा आ गया। उसे कमरे से निकालकर गेट बंद कर लिया। उस लड़की ने बार बार आकर दिमाग खराब कर दिया मेरा। अजीब लड़की है वो, वीर ने कहा। अमारा को कुछ खटका लेकिन वो समझ नहीं पाई क्यों वो बार बार आ रही थी। अमारा बोली, ठीक है तो आप दूध पीजिए और सो जाइए, रात बहुत हो गई है। वीर बोला, तुम भी लेट जाओ लेकिन कॉल मत करना, तुम सो जाओ, यह जो देर से सोएगा कॉल कट कर देगा। अमार ने हामी भरी। वीर ने दूध का गिलास उठाया और पी लिया। कुछ ही देर हुई थी। अमारा मुस्कुराते हुए वीर से बातें कर रही थी जब वीर को अचानक से पसीना आने लगा। उसका सिर घूम रहा था। वो अमारा से बोला, अमारा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत बेचैनी सी लग रही है। वीर ने ऐसी चालू कर दिया जबकि वहां का मौसम बिल्कुल गर्म नहीं था क्योंकि इतनी बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा हो चुका था। अमारा घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको राणा साहब? वो बात कर ही रही थी जब वीर की हालत खराब होने लगी। वीर ने अपने कपड़े उतार दिए थे क्योंकि उसे बहुत गर्मी लगने लगी थी। पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। बहुत देर तक वीर इसी तरह परेशान रहा। फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। शायद वैशाली का यही प्लान होगा कि वीर ऐसा करे और वो फिर से अपने प्लान के मुताबिक वीर को सिड्यूस करती और फिर दोनों के बीच सब कुछ हो जाता। खैर, वीर के कमरे का दरवाजा बंद था जिससे आज का उसका प्लान फेल हो चुका था। वीर के दूध पीने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई थी, वरना वो ठीक था। अमारा को समझ आ चुका था कि वीर के दूध में कुछ मिला हुआ था। अमारा की आंखें अपने आप ही बरस रही थी। वैशाली इतनी घटिया चाल चलेगी ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अब पूरी तरह से फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए अब वो वीर को यहाँ बुला लेगी। वो एक ऐसी लड़की को वीर की जिंदगी में नहीं आने देगी जो कि इतनी घटिया सोच रखती हो। वो पूरी तरह से वीर की भावनाओं के साथ खेल रही थी। अमारा वीर के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी वीर खुद मान जाए वैशाली से शादी के लिए, लेकिन ऐसे छल कपट से कोई उसे हासिल करे, हरगिज नहीं। अमारा रात भर सो न सकी। इधर सुबह देर तक वीर सोता रहा। उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। अमारा बहुत देर तक इंतजार करती रही। उसने वीर को कई कॉल किए लेकिन वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह के करीब 10 बजे वो उठा, जबकि आज तक वीर इतनी देर तक कभी नहीं सोया था। उसने उठते ही सबसे पहले अमारा को कॉल किया। अमारा ने वीर को अभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वीर की हालत अभी सही नहीं लग रही थी। कुछ बताकर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बात करके शावर लेकर वीर नीचे आ गया, पर अमारा के दिल दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। आखिर क्या करेगी वो? क्या बोलेगी वीर को जिससे वीर वैशाली के बिछाए जाल से बच जाए? उसका दिमाग बस इसी उलझन में उलझा हुआ था। वीर नीचे आया। उसकी नजरें अभी भी घूम रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी। क्या हुआ वीर बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नर्मदा जी ने कहा। उन्हें वीर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा सिर घूम रहा है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। नर्मदा जी ने उसे नाश्ते के लिए कहा पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस के लिए निकल गया। वहां उसकी तबीयत और भी खराब हो गई, इसलिए आहान उसे अपने घर ले गया। वीर के आहान के घर चले जाने से आज फिर से वैशाली का एक और प्लान फेल हो चुका था। अमार ने बहुत सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वो आज वीर को घर जाने ही नहीं देगी। अमार ने ही वीर को आहान के घर रुकने के लिए कहा था। अमारा कोई बात कहे और वीर ना माने ये तो हो ही नहीं सकता था। वीर तो आहान के घर चला गया पर उधर अमारा बहुत परेशान थी। हम नहीं जानते वैशाली ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने जो भी सोचा है बहुत ही गंदा सोचा है। अगर नानी सा और मासा उसकी चाल की हिस्सेदार है तो बहुत ही गलत बात है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम वीर को किसी के भी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अमर ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। वो खोई हुई सी थी। तभी कमरे में सुनंदा जी के पैर पड़े। तुमने खाना क्यों नहीं खाया आज? उन्होंने अमारा को देखते हुए कहा। हमें भूख नहीं है मौसी जी, अमार ने धीरे से कहा। तुम्हें कल से देख रही हूँ, शायद तुम कुछ परेशान हो, बोलो क्या बात है?
सुनंदा जी थोड़ी नर्म होकर बोली। अमारा उन्हें क्या बताती? अगर वो इस समय चुप रही तो वो वीर को खो देगी और ऐसा वो हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए उसने कुछ कुछ बातें उन्हें बता दी। उसने वैशाली से वीर के रिश्ते की बात भी मासी जी को बता दी, जो कि नानी सा और नर्मदा जी चाहती थी। अमारा की बात सुनकर मासी को बहुत बड़ा झटका लगा। इतने दिनों में मासी अमारा को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अमारा को विशाखा जी ने जैसा दिखाया था वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो अब दिल से चाहती थी कि वीर और अमारा कभी अलग ना हो, पर यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो चौंक कर बोली, क्या? लेकिन उन्हें वारिस ही तो चाहिए ना, चाहे किससे भी हो। इसमें वैशाली कहाँ से आ गई? मासी जी को ये सब अजीब लगा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि बात क्या रही होगी। तुम कपड़े पैक करो, हम कल ही निकलेंगे, लेकिन ये बात वीर को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? सुनंदा जी ने कहा और वहां से चली गई। अमारा को अजीब लगा, मासी जी अचानक ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन वो खुश थी कि कल वो लोग जा रहे थे। अगले दिन वीर आहान के घर से ही ऑफिस गया। उसका दिमाग बहुत हद तक शांत था, क्योंकि उसे रात आहान के घर अच्छी नींद आई थी। आज रतन जी भी आने वाले थे। वीर ने सोच रखा था कि वो कल सुबह ही अमारा को लेने के लिए निकलेगा, लेकिन अमारा आज ही सुबह को निकलने वाली थी। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, इसलिए वीर से ज्यादा बातें नहीं हो पाई थी अमारा की। माँ, आज मैं कुछ काम से निकल रही हूँ, अमारा को भी लेकर जाती हूँ। घर में अकेली क्या करेगी? सुनंदा जी ने नानी सा से कहा। क्योंकि नानी रोज आश्रम जाती थी तो अमारा उनके पीछे अकेली ही रहती थी। ठीक है, ले जा। वैसे मैं सोच रही थी अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो एक सप्ताह रह लेते। वैसे भी वैशाली है ना वहाँ, वो वहाँ सबका अच्छे से ख्याल रख रही है। नानी सा ने मुस्कुराकर कहा। अपनी माँ की बात सुनकर माँ से जी थोड़े तीखे लहजे में बोली, क्यों माँ? वैशाली को क्यों रखा है आपने वहाँ? जवान लड़के हैं, इधर उधर क्यों रहेंगी? उसे बुला लीजिए। और घर में भी तो जवान लड़के हैं, आहान भी आता रहता है, वीर भी तो जवान है। नानी सा बोली, अरे घरेलू लड़की है, वीर का भी अच्छे से ख्याल रख रही है। मासी जी बोली, ठीक है मासा, आपकी जैसी मर्जी। मासी जी ने कह तो दिया, पर उन्हें वैशाली का वहां रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मासा के जाते ही सुनंदा जी और अमारा निकल गए। बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो रात में पहुंचने वाले थे। कम से कम 11 तो बजने ही वाले थे। वीर घर आया, वो आज बहुत ज्यादा थका हुआ था। खाना खाने के बाद अमारा को कॉल किया। अमारा ज्यादा बातें ना कर सकी, क्योंकि वीर को पता चल जाता कि वो सफर में है। आज फिर वैशाली ने सब कुछ दोहराया। दूध का गिलास तैयार था, लेकिन आज उसमें उसने कुछ और ही मिलाया था, जिससे भी आज बेहोश न हो, लेकिन उसके अंदर जोश भर जाए और वैशाली का काम आसान हो जाए। वैशाली कमरे में मेकअप कर रही थी। उसने खुद को बहुत अच्छे से सजाया था। ब्लैक कलर की नाइटी जो कि जालीदार थी, जिससे उसका अंग अंग दिख रहा था। वो बहुत खुश थी। आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। वीर की बाहों में आज मैं खूब इंजॉय करूंगी। बहुत तड़पाए हैं मुझे उसने, आज सारी तड़प मिट जाएगी। वीर ने दूध का गिलास उठाया और पीने लगा। उसने ट्राउजर पहन रखा था, ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे गर्मी लगने लगती थी। कुछ देर बाद उसे घबराहट होने लगी। वो वॉशरूम में चला गया और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर निकला। नीचे नर्मदा जी और सुनंदा जी बैठे थे जब कार सामने आकर रुकी। नर्मदा जी तो आश्चर्य से दोनों को देखने लगी। उन्होंने मासी जी से हैरान होकर कहा, दीदी आप आ गई? और मासा? मासी जी बोली, वो तो कुछ जरूरी काम था मुझे नर्मदा, इसलिए मैं आ गई। और हमारा को कहाँ छोड़ती? माँ तो दिन भर आश्रम आदि में व्यस्त रहती है, खामखा बेचारी बोर हो जाती। फिर वो अमारा से बोली, जाओ तुम अपने कमरे में, सुबह से हम सफर में हैं, अब आराम करो, रास्ते में हमने थोड़ा बहुत खा लिया था। अमायरा बिना देर किए कमरे की तरफ बढ़ने लगी, तभी वो किसी से टकरा गई। उसने देखा तो सामने वैशाली खड़ी थी, वही नेट वाली नाइटी में। उसे समझते देर ना लगी, वो क्या करने की सोच रही थी। वो कमरे में जाने ही वाली थी कि अमारा उससे टकरा गई और अमारा उसे देखकर इग्नोर करके अपने कमरे में तेजी से भागी। वैशाली तो अमारा को देखकर हक्की भक्की रह गई। वो कुछ करती या अमारा को वीर के पास जाने से रोकती,
उससे पहले ही अमारा कमरे में जा चुकी थी। इधर वीर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अभी अभी शावर लिया था। अमार ने कमरे में कदम रखा। राणा साहब, उसने धीरे से कहा। वीर उसकी तरफ पलटा। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हल्के हल्के नशे में आ रहा था। तुम सच में हो? वीर को 2 दिन पहली वाली बात याद आ गई। हाँ, अमारा जल्दी से आकर वीर की बाहों में समा गई। वीर का दिल दिमाग बस मेडिसिन के बस में था, लेकिन खुश तो वो दिल से था। उसने तुरंत अमारा को अपनी बाहों में भर लिया। आज वीर कुछ अलग ही था। उसने अमारा को संभलने का मौका भी नहीं दिया और उसके अंदरों को अपने अंदरों में कैद कर लिया। अमारा कसमसा उठी। वीर उससे अलग हुआ तो वो छेपते हुए बोली, दरवाजा खुला है। वीर जल्दी से गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने झटके से अमारा को गोद में उठाया और बेड पर ले गया। वीर इस वक्त बहुत वाइट हो चुका था। सब दूध में मिले हुए मेडिसिन का असर था। अमार ने टेबल पर रखे गिलास को देखा, वो खाली था। मतलब वीर ने दूध पी लिया था और बाहर वो वैशाली को उस हाल में भी देख चुकी थी। अमार ने वीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। वीर सिड्यूस होने लगा। वो अमारा के बेहद करीब आ गया। वीर का ये रूप पहली बार उसके सामने था, जो कि हैंडल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अमारा उसे रोकती भी तो वो नहीं रुकता। वीर ने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं था, बस वो अमारा को प्यार करने में बिजी था। उस रात वीर ने जी भर कर अमारा को प्यार किया। अमारा भी समझ चुकी थी वैशाली की करामात। सुबह दोनों की नींद देर से खुली। करीब सुबह के 8 बजे थे। वैशाली रात भर गुस्से से अमारा के कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसे सब अंदाजा था कि क्या हुआ होगा। अंदर वीर अमारा के साथ था। वो अमारा को छोड़ेगी नहीं। उसने कहा था दूर रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस आ गई। वो अपना प्लान भी पूरा नहीं कर पाई। अमारा किचन में वीर के लिए चाय ले रही थी। जब वैशाली वहां पहुंची तो कल की रात कैसी कटी तुम्हारी? उसने मुंह बनाते हुए कहा। बहुत ही अच्छी। आखिर राणा साहब पति है हमारे। 3 दिनों से दूर थे। इतना ज्यादा प्यार आना तो लाजमी था। अमारा मुस्कुराई और किचन से बाहर निकल गई। वैशाली कुछ और कहती उससे पहले ही अमारा जा चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अमारा वीर के लिए चाय लेकर हॉल में आई। वीर अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। अमारा वीर के लिए नाश्ता निकाल दिया। सभी नाश्ता कर चुके थे। नानीसा ने सुनंदा जी को फोन किया था। वो काफी नाराज हुई थी सुनंदा जी की ऐसी हरकत की वजह से। खैर, सुनंदा जी ने बहाना बना लिया कि उन्हें बहुत जरूरी काम था, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी वहां से निकलना पड़ा। रात का समय था। सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। वीर बोला, मैं कल ही मनाली के लिए निकल रहा हूँ। वीर ने अपना फैसला सुना दिया। क्या? लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है वीर? अभी तो बस कुछ ही समय हुआ है। नामदार जी ने कहा तो वीर बोला, 1.5 महीना होने को है। वहां बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, इसलिए मैं देर नहीं कर सकता। मुझे जाना ही होगा। लेकिन वीर, अब तुम यहाँ का काम संभाल सकते हो बेटा। रतन जी ने उसे रोकना चाहा। वीर ने जवाब दिया, बाबा साहब आप जानते हैं मुझे सिंपल तरीके से रहना ज्यादा पसंद है। ऐसे लोगों को अपने नीचे दबाकर रखना, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैंने टिकट बुक कर ली है। कल दोपहर तक हम निकल रहे हैं। अमारा तुम पैकिंग कर लो। मुझे ना कुछ बोलना है ना सुनना है। अमार ने सिर हिला दिया। वैशाली उसे गुस्से से घूर रही थी। वीर, तुम्हें जाना है चले जाओ, लेकिन हमारी एक शर्त है। नामदर जी ने ऐसे कहा जैसे वीर उनका कोई मुजरिम हो। शर्त? किस लिए? वीर समझ न सका। वैशाली से तुम्हें शादी करनी होगी पहले। नामदर जी ने आराम से कहा। क्या? वीर सख्ते में आ गया। नामदर जी बोली, हाँ, इस घर को वारिस चाहिए और हम चाहते हैं कि एक राजघराने की लड़की ही इस घर के वारिस को पैदा करे। ऐसी ही कोई भी लड़की नहीं, जिसकी न कोई जात हो न ही खानदान। ओह, तो अमारा को मुझसे दूर इसलिए किया गया था और वैशाली यहाँ थी। वाह, क्या बात है। आप लोग अब ये सब भी करने लगे हो। लेकिन आपको कोई हक नहीं मेरी जिंदगी को ऐसे आप तमाशा बनाओ। वीर जोर से चिल्ला उठा। रतन जी बोले, वीर, तमीज से बात करो अपनी माँ से। तुम कुछ भी बोलोगे, कोई भी फैसला लोगे, लेकिन याद रखना तुम्हें यह करना ही होगा।
बस एक वारिस की ही बात है। हम कौन सा कह रहे हैं तुम्हें अमारा को छोड़ने के लिए। वीर गुस्से में बोला, बाबा साहब आपने जो कह दिया वो कह दिया, आगे कुछ बोलिएगा भी मत। मैं अमारा को ना कभी छोड़ूंगा और ना ही किसी से दूसरी शादी करूंगा। अमारा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। रतन जी बोले, मैं तुम्हें आज रात तक का समय दे रहा हूँ, अपना फैसला बदल लो। इसमें इस खानदान की इज्जत की बात है और तुम्हें ये करना ही होगा। अमारा बस वीर को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और रतन जी अमारा को घूर कर बोले, देखो लड़की, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमारे खिलाफ खड़ा है। कुछ नहीं मिलेगा उसे, बस कुछ दिनों की खुशी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नर्मदा जी वीर से बोली, बेटा तुम सोचते हो ना ये प्यार ही सब कुछ है, तो सुन लो। जब प्यार का भूत उतरेगा तो तुम्हें अपना खानदान ही याद आएगा। वीर नाराजगी से बोला, मैंने आप सबको पहले ही कहा था ना, अमारा के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। फिर क्यों आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। चलो अमारा। वे ने अमारा का हाथ पकड़ा और जल्दी से अपने कमरे में लेकर आ गया और अमारा को कपड़े पैक करने को कहा। अमारा बोली, लेकिन राणा साहब, अब हमारी वजह से सबसे क्यों नाराज हो रहे हैं। उन्हें वारिस चाहिए, क्यों नहीं मान लेते उनकी बात। अमारा बोलते हुए रो दी। वीर ने जाकर दरवाजा बंद किया और गुस्से से अमारा की तरफ बढ़ा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उन्हें वारिस किसी राजघराने की लड़की से चाहिए तो क्या करूँ। वारिस के लिए किसी और के साथ सो जाऊं, फिर वो बच्चा देगी इस खानदान को। और तुम्हें कैसा लगेगा कि मैं किसी और के साथ सो जाऊंगा तो। बिना किसी फीलिंग, बिना किसी प्यार के, मतलब मैं तुम्हें हवस मिटाने वाला दिखता हूँ। बोलो। वीर जोर से अमारा पर चिल्लाया। अमारा कांप उठी। उसने नजरें नीचे झुका ली। अगर हवस मिटानी ही होती तो कईयों के साथ मिटा चुका होता और तुमसे शादी ही क्यों करता तुमसे प्यार। और अगर प्यार हो भी गया था तो तुम्हें पहले बिस्तर पर ले जाता। वीर की बात सुनकर अमारा चुप हो गई। उसका दिमाग शून्य हो गया था। हम कल सुबह को निकल रहे हैं, सो जाओ। वीर बोलकर वॉशरूम में चला गया। वो देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा। बाहर अमारा सोफे पर बैठी हुई सो चुकी थी। वीर ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर सुला दिया। अमार ने वीर को जोर से गले लगा लिया। वीर ने उसके सिर को सहलाया और बगल में लेट गया। उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। वो कितना वाइल्ड हो चुका था कल रात। क्या हमारे से दूर रहने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था, या फिर कुछ और बात थी। सुबह जल्दी ही अमारा उठ चुकी थी। वो नीचे मंदिर में आई तो नर्मदा जी ने उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया। नर्मदा जी गुस्से में बोली, तुम्हें बहू माना था कुछ हद तक, लेकिन कल के बाद तुमने वो सारे हक खो दिए। अरे क्या मांगा था तुमसे, बस यही ना कि वैशाली को वीर के करीब जाने दो। दोनों की शादी हो जाती तो बच्चा तो तुम्हारी गोद में ही आता ना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि वीर तुम्हें छोड़ दे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस इस घर को तोड़ना था और मेरे इकलौते बेटे को अपना गुलाम बनाना था। ओह, तो इसलिए भेज दिया था आपने उसे नानिसा के साथ। वीर भी नीचे आ चुका था। उसने सारी बातें सुन ली थी। वो गुस्से में बोला, मुझे शुरू से ही वैशाली कुछ अजीब लगी थी। इनफैक्ट उसने मेरे दूध में 3 दिनों से कुछ मिलाया था। वीर ने चिल्लाकर कहा, क्या। नर्मदा जी सख्ती में आ गई, क्या बोल रहे हो तुम। वीर गुस्से में बोला, आप पूछिए उससे। और हाँ तुम हमारा, हम अभी निकल रहे हैं। अब इनमें से किसी की भी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ा और वो अमारा को लेकर निकल गया। वैशाली, तुमने क्या किया था। वीर के इल्जाम लगाने और उसके बाद उसके चले जाने से नर्मदा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वैशाली हिचकिचाते हुए बोली, कुछ भी नहीं, मैं क्या करूंगी आंटी। तभी वहां एक दासी आकर बोली, वो छोटी रानी सा। बोलो, नर्मदा जी ने कहा। दासी बोली, वो 3 दिन मैंने इन्हें देखा था वेरसा के दूध में नशीली दवा मिलाते हुए। माफ कीजिएगा छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन वेरसा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैशाली ने दासी को खा जाने वाली नजरों से घूरा। नशीली दवा, तुम पागल हो गई थी। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की, बोलो। सुनंदा जी ने वैशाली का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गई और पूछा, अब बोलो, ऐसे सबके सामने नहीं, ये पता नहीं क्या करने के बारे में सोच रही थी। सुनंदा जी को वैशाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बोलो वैशाली, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मिलाया वीर के दूध में ये सब। सुनंदा जी सख्ती से बोली,
वैशाली की पोल खुल चुकी थी और अब कुछ भी छुपाना बेकार था, इसलिए वैशाली बोली, आप लोग चाहते थे कि मैं वीर को अपना बना लूं, उन्हें शादी के लिए मना लूं, लेकिन ये सब करना इतना आसान था क्या? अरे वो अमारा से पागलों की तरह प्यार करते हैं। पहली रात जब मैंने उन्हें फर्स्ट डोज दिया था तो ही रात को अमारा अमारा बड़बड़ा रहे थे। उन्हें बस अमारा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे मैं उन्हें हासिल कर पाती? इसलिए उसकी साड़ी पहनी और उनके पास गई। सब कुछ ठीक था, वो मेरे करीब भी आ जाते, लेकिन अफसोस मैंने डोज ज्यादा दे दी थी। दूसरी रात तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन तीसरे दिन वो आहान के घर रुक गए और मेरा प्लान फेल हो गया। और चौथी रात तो वो अमारा आ गई। उसकी बातें सुनकर सुरेंद्र जी गुस्से में बोली, नर्मदा, तुम और मासा ने ऐसी लड़की ढूंढ रखी थी वीर के लिए? वाह, जो वीर को पाने के लिए इतनी गंदी सोच रखती है, तो उसे पाने के बाद क्या करती? और वीर, तुमने सोचा भी है, अगर उसने नशे में भी ऐसा कुछ किया होता तो क्या कहता हमारा से? क्या कहता हम सब से? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था दीदी, वैशाली ऐसी कोई हरकत करेगी। मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। नर्मदा जी सदमे से बोली। सुनंदा जी वैशाली को घूर कर बोली, अच्छा ही हुआ वो लोग चले गए। वीर का गुस्सा लाजमी था। मैं भी कल निकल जाऊंगी, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगा। दोनों की शादी हो गई है, अब उन्हें दूर करना कहाँ की समझदारी है? वीर घर से गुस्से से निकला था। दोनों ने ना कुछ खाया था ना पिया था। वो करीब 2 घंटे का सफर तय कर चुके थे। राणा साहब, अमार ने धीरे से कहा, "हम्म, वीर ने अपना दिमाग कुछ हद तक शांत किया। हम कहीं रुक जाए थोड़ी देर, हमें भूख लगी है।" वीर को याद आया कल रात में भी अमार ने कुछ नहीं खाया था। वीर तो कुछ हद तक खा चुका था जब बहस होने लगी थी। वैसे भी बारिश बहुत तेज होने वाली थी। वो दोनों फ्लाइट से निकलने वाले थे दोपहर को, लेकिन सुबह सुबह तमाशे के बाद वीर 1 मिनट भी वहां रुकना नहीं चाहता था। वो दोनों एक कॉटेज के सामने रुके। बारिश भी होने वाली है, यहीं रुकना सही होगा। वीर ने एक कमरा ले लिया क्योंकि बारिश तेज हो रही थी। अमारा को असल में भूख नहीं लगी थी, उसे बस वीर की फिक्र थी, इसलिए वो उसका दिमाग थोड़ा शांत करना चाहती थी। वो दोनों कमरे में ही लंच कर रहे थे। दोनों ने चुपचाप थोड़ा सा ही खाया। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। अमार ने वीर के कंधे पर सिर रख लिया और बोली, हमसे नाराज हैं आप? थोड़ा सा। तुमने काम ही ऐसा किया है। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम आई थी परसों, उस दिन मैं तुम्हारे साथ कितना वायलेंट हो चुका था। मैंने खुद को कितनी बार रोका था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। कुछ भी मेरे बस में नहीं था। मैं तुम्हें लगातार तकलीफ दे रहा था, मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। तभी मैं समझ चुका था मेरे साथ जरूर कुछ हुआ है। और फिर मुझे याद आया, जब जब मैं दूध पीता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता। लगता है मैं सपने में जा रहा हूँ। वीर ने बोलते हुए अपना सिर पकड़ लिया। अमारा रुंधे गले से बोली, हमें ये सब पता नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी, वरना हम कभी जाते ही नहीं। हमने मासी जी को ये सब बताया था, लेकिन हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे, इसलिए वो हमें जल्दी से बिना किसी को बताए आपके पास ले आई। वीर को बहुत बुरा लगा। उसके घर में अमारा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा था। कुछ समय रुककर अमारा और वीर वहां से निकल गए। शाम तक दोनों मनाली पहुंच चुके थे। वीर ने वहां पहुंचकर चैन की सांस ली। दोनों ने खाना खाया और अब दोनों आराम कर रहे थे। वीर ने अमारा के सिर को अपने कंधे पर रख लिया था। अब कोई जरूरत नहीं है उनकी कोई भी बात सुनने की, समझी? मुझे अब उनसे बात भी नहीं करनी। वीर ने गुस्से से कहा तो अमारा बोली, हम मानते हैं राणा साहब, गलती हुई है, लेकिन ऐसे परिवार से दूर रहना कहाँ की समझदारी है। वीर को अब अमारा पर भी गुस्सा आने लगा। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? वो लोग क्या करने वाले थे? मुझे किसी और के साथ बांट सकती थी तुम, है ना? अमारा भरे गले से बोली, हम बस किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहते। आप हमारी वजह से अपने परिवार से दूर हो जाएं, हम ये नहीं चाहते। 26 सालों से उनसे दूर हूं मैं। मेरा मन ही नहीं करता उनके साथ रहूं। उस समय तो दुनिया में तुम्हारा नामो निशान नहीं था। फिर भी उनके नियम मुझे पसंद नहीं थे। उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा सिर्फ थोपते हैं अपने नियम, और मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए तुम चुप रहो इन मामलों में।
मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन तुम भी अगर ऐसा करोगी तो किसके पास जाऊं बोलो? तुम ही मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा बोलो? वीर बहुत इमोशनल हो चुका था। अमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भीगी आंखों से बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमारा वो मतलब नहीं था। अब हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे आप दुखी हो। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस अमारा को गले लगा कर सो गया। वो बस सुकून चाहता था और अमारा के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था। अमारा सुबह उठी। उसने आज वीर के लिए नाश्ता रेडी किया था। इन दिनों बारिश बहुत हो रही थी मनाली में, ज्यादातर ओले गिरने लगते, इसीलिए वीर ने वर्क घर से ही करना सही समझा। अमारा नाश्ता ट्रे में लेकर कमरे में आई। उसने लॉन्ग वूलन मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था। वीर अभी अभी उठा था। थोड़ी सी कसरत करने के बाद वो आकर सोफे पर बैठा था। उसने ऊपर सिर्फ इनर वियर पहन रखा था, जो कि पसीने से भीग चुका था। अमार ने नाश्ता टेबल पर रखा और चाय निकालने लगी। अभी नहीं। वीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले गया। लेकिन राणा साहब नाश्ता, वो इतना ही बोल पाई कि वीर उसके ऊपर आ गया। अमारा की तुझे से सांसें ही थम गई। अभी जितने दिनों तक मेरा काम घर से होगा तुम्हें उतना ही तंग करूंगा। अच्छा, तो फिर काम कब होगा? अमार ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। काम तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन सुबह का रोमांस सिर्फ सुबह को ही होगा। बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है। ये साउंड माहौल को और रोमांटिक बना रहा है। अमारा उठने की कोशिश करने लगी। पहले नाश्ता, फिर वीर ने उसे और जोर से पकड़ लिया और बोला, ठीक है, लेकिन आज की शाम हम व्हाइट हाउस में रुकेंगे। वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। अमारा मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो आपने सारी तैयारियां कर ली हैं? वीर उसके माथे को चूमते हुए बोला, हाँ, बहुत सारी तैयारियां की हैं। तुमने बहुत सताया है मुझे, अब मैं सताऊंगा? अमारा चेप गई। आप पहले नाश्ता कीजिए। इधर रजतपुरा में मीना जी इन दिनों बहुत खुश थी। आखिर मेरी बेटी को भगवान कितने दुख देता, इतना तो सहा है उसने। अब जाकर खुशियां आई हैं। भगवान बस सब कुछ अच्छा ही करे। पर ताई जी नीता से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में वो बहुत मनमानी कर रही थी। उन्होंने नीता के पति को बुलाया कि वो उसे ले जाए। आखिर नीता उनके घर को बच्चा देने वाली थी। नीता भी अपनी माँ की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुकी थी। ऊपर से अमारा का घर बस चुका था। मीना जी भी अब खुश रहने लगी थी। उसे भी लगा उसकी लाइफ अमारा जैसे तो है नहीं कि कोई सच का वीर जैसा राजकुमार आए और उसे अपने साथ ले जाए। क्योंकि अमार ने क्या क्या सहा था ये गांव में अब सबको पता था, इसलिए वो भी तैयार हो गई जाने के लिए। चलो अच्छा हुआ नीता को थोड़ी अकल आई, वरना कितनी दिक्कत हुई है मुझे ही मालूम है। ताई जी सोफे पर पसरते हुए बोली, हाँ दीदी, वरना नीता की शादी में जितनी दिक्कतें हुई हैं, ऊपर से उसकी उम्र भी हो गई है। अब समझदार नहीं बनेगी तो कब बनेगी? मीना जी ने भी मौका देखकर कहा, हाँ हाँ मीना, वैसे दोनों बेटियां अच्छे घर में गई हैं, दोनों को अच्छा पति भी मिला है। ताई जी ने बात बदली। देखते देखते 6 महीने बीत चुके थे। वीर ने एक सुपरमार्केट मनाली में खड़ा किया था, जो कि अमारा के नाम से था। वीर ने 2 एनजीओ भी खोले थे, जिसमें गरीब और लाचार लोगों के लिए हर चीज की व्यवस्था थी। इन 6 महीनों में ही वीर का नाम इंडिया के बड़े बिजनेसमैन में गिना जाने लगा था। मासी जी को भी अब अमारा से कोई गिला शिकवा नहीं था। वीर जब ऑफिस जाता, अमारा उनका ख्याल रखती। अब कभी कभी मीना जी और किशन जी भी आ जाते उनसे मिलने। पर वीर अब तक भी अपनी माँ सा और बाबा सा से नाराज था। वो घर पर बस दादी सा से बात करता था। माँ सा और बाबा सा से कोई बात नहीं करता था। लेकिन उनको मासी जी और दादी सा से वीर और अमारे की पूरी खबर रहती थी। वो वैशाली की वजह से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अब अमारा को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। पर बस अभी वीर के गुस्से को ठंडा होने देना चाहते थे, और ये तभी होता जब थोड़ा समय बीत जाता। कहते हैं वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। वीर की नाराजगी भी अब काफी हद तक खत्म हो गई थी, क्योंकि थे तो उसके माता पिता ही। सानवी से तो अमारा की रोजाना ही बात होती थी। वो तो शुरू से ही अमारा को पसंद करती थी, और अब तो दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह हो गई थी। वक्त के साथ उन दोनों का रिश्ता भी बहुत मजबूत हो गया था। वो अपने भाई की कामयाबी पर बहुत खुश थी। रतन जी भी वीर की इस कामयाबी से बहुत खुश थे।
अब लोग उन्हें वीर के बारे में पूछते और उनके संस्कार की तारीफ करते हुए नहीं थकते। आज शाम को अमारा और वीर बगीचे में टहल रहे थे। घर पर कोई नहीं था। वीर ने वहीं एक दूसरा बंगला बना लिया था। अब वो होटल के कमरे में नहीं रहते थे। हालांकि पूरा होटल तो उनका ही था, लेकिन वीर अब अमारा और मौसी जी के साथ अकेले रहना चाहता था। खैर, मासी जयपुर गई हुई थी, इसलिए अमारा अकेली थी। वो दोनों वहीं थे जब बारिश शुरू हो गई थी, जो कि मनाली में आम बात थी। वीर ने अमारा को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। आज उसका इरादा कुछ और ही था। दोनों ने खाना खाया और कमरे में आ गए। रोज की तरह वो दोनों कमरे की बालकनी में बैठे हुए थे। अमारा वीर के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। अमारा, वीर ने खोए हुए कहा। बारिश हो रही थी जिसकी बूंदें उनके चेहरे को बीच बीच में छू रही थी। हम्म, अमार ने भी धीमी आवाज में कहा। बारिश की वजह से उसे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। नींद आ रही है तुम्हें? वीर उसके बालों को सहलाते हुए बोला। अमार ने नसें उठाकर वीर को देखा। नहीं। वीर उसकी आंखों में गौर से देखता रहा। उसने उसके चेहरे को उठा उसके अधरों को अपने अधरों में कैद कर लिया। अमार ने भी अपने हाथ उसकी गर्दन में लपेट लिए। वीर ने उसे गोद में उठा लिया। ठंड बहुत बढ़ी हुई थी। बारिश की वजह से दोनों ब्लैंकेट में थे और एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। वीर ने उसे फिर से तंग करना शुरू कर दिया। वो उसकी गर्दन पर काट रहा था, जिससे अमारे की हल्की चीख निकल जाती। आप बदमाशी क्यों कर रहे हैं राणा साहब? उसने झूठ मूठ का गुस्सा किया। वीर बोला, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है और अभी तो पूरी रात बाकी है और घर में हम दोनों अकेले हैं। सुबह को उठने की कोई टेंशन नहीं है, इससे तुम्हें रात भर जगाऊंगा। आपने पहले से सोच रखा था ना? अमार ने हल्के से गुस्से में कहा। हाँ, मुझे पहले से ही ये सब करना था। तुम्हें तंग करने में मुझे बहुत मजा आता है। वीर उसके बालों से खेलता हुआ बोला। सच में पूरी रात वीर ने अमारा को बहुत तंग किया। 2-4 दिनों बाद मासी जी आ चुकी थी। वो हॉल में बैठी हुई थी। अमारा उनके लिए चाय बना रही थी। तभी वीर किचन में आ गया। वो उसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था। तो अब तुम्हें बहाना मिल गया बिजी रहने का। वीर उसके कानों के पीछे किस कर रहा था। अमारा बोली, नहीं, हम बहाना क्यों बनाएंगे? वैसे भी रात को सारे बदले तो आप ले ही लेंगे ना। वीर मुस्कुराकर बोला, हाँ ये सच है। अमारा चाय लेकर बाहर आई और नाश्ता करने लगी। वीर भी अब ऑफिस निकलने वाला था। तभी अमारा का सिर घूमने लगा और वो वॉश बेसिन की तरफ भागी। अरे क्या हुआ? मासी जी घबरा गई। अमारा उल्टियां कर रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिरते गिरते बची। वीर भी घबरा गया। वो जल्दी से बोला, क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कर लो। मासी जी मुस्कुराने लगी। फिर भी तसल्ली के लिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाने को कहा। वीर अमारा के साथ बैठा हुआ था। अमारा बेड पर लेटी हुई थी। उसकी नजरें बार बार घूमने लगती। कल से ही उसे 2-3 बार उल्टियां हुई थी, लेकिन उसने सोचा शायद मौसम बदलने की वजह से ऐसा हुआ था। डॉक्टर ने अमारा का ब्लड लिया और यूरिन टेस्ट किया। ये ब्लड रिपोर्ट शाम तक आएगी। उन्होंने यूरिन टेस्ट देखा। वीर अभी कमरे से बाहर था। उन्होंने अमारा को एक इंजेक्शन दिया। डोंट वरी, आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो गई है। ऐसी हालत में ही होना लाजमी है, लेकिन अपना ख्याल रखना। बोलकर डॉक्टर बाहर आ गई। क्या हुआ? डॉक्टर के बाहर आते ही वीर डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर ने वीर के हाथ में किट पकड़ा दिया। मिस्टर राणा, आप फादर बनने वाले हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। मासी जी और वीर की खुशी का ठिकाना ना रहा। वीर की आंखों में तो खुशी के आंसू निकल आए। और अमारा, वो ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन उल्टी की वजह से पानी की कमी हो गई है, इसलिए मैं आज शाम को आऊंगी तो ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा। तब तक ध्यान रहे वो अकेली ना रहे, क्योंकि उन्हें बहुत कमजोरी हो गई है। ऐसे में वो गिर सकती हैं। वीर बोला, डोंट वरी डॉक्टर, मैं हूं ना, उसका ख्याल रखूंगा मैं। फ़िलहाल मिल सकता हूँ? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आप बता दीजिए, मैं चलती हूँ। शाम तक ब्लड रिपोर्ट भी आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वीर और मासी जी दोनों बोलकर अमारा के कमरे की तरफ बढ़े। अमारा की आंखें भारी हो रही थी। वीर ने झट से उसे गले लगा लिया। अमारा समझ चुकी थी क्या बात है। उसके गाल तो शर्म से लाल हो गए। शाम के वक्त डॉक्टर आई। उन्होंने अमारा का फिर से चेकअप किया और ब्लड रिपोर्ट भी दे दी, जिसमें बस थोड़ी सी दिक्कत थी। अमारा थोड़ी कमजोर थी। बाकी उसका ख्याल रखने के लिए उन्होंने कहा,
आप हमेशा किसी न किसी के साथ रहें क्योंकि ऐसी हालत में कमजोरी तो रहेगी ही। वीर बोला, डोंट वरी डॉक्टर, अमारा के साथ हमेशा मैं या मासी रहेंगे। मासी बोली, हाँ ये भी कोई सोचने वाली बात है। अमारा को ग्लूकोज चढ़ाया गया। उसे नींद बहुत आ रही थी। उसने थोड़ा सा खाना खाया और वो सो गई। वीर बहुत खुश था। उसने अमारा के चेहरे को देखा और उसके माथे को चूम लिया। सुबह मॉर्निंग सिकनेस की वजह से अमारा थोड़ी बीमार हो जाती थी, बाकी वो ठीक थी। आज उसे तीसरा महीना लगने वाला था। वो लोग एनजीओ आए थे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। वीर चाहता था बच्चे खुश हो जाए। एनजीओ वहां से कुछ दूरी पर था। बहुत सारे लोग यहाँ आते थे और उन्हें सपोर्ट करते थे। अमार ने सबको गिफ्ट दिया। दोनों गार्डन में टहल रहे थे जब वीर की नजर सामने पड़ी। अमारा वहीं बेंच पर बैठी हुई थी। सामने संग्राम खड़ा था और साथ में अनीका भी। उनके साथ एक छोटा सा बेबी था जो कि लगभग साल भर का होगा। संग्राम वीर की तरफ बढ़ गया। अनीका भी बेबी को लेकर उनकी तरफ ही आ रही थी। मिस्टर राणा, संग्राम ने कहा। वीर रुक गया। संग्राम बोला, बहुत दिनों बाद देखा आपको, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, वीर ने नॉर्मली जवाब दिया। संग्राम तंज करते हुए बोला, ठीक तो रहोगे ही, देख कर ही लग रहा है। तुमने मेरी अमारा को मुझसे छीन जो लिया। वीर मुस्कुराया और बोला, अभी तक गलत फहमी में हो संग्राम। अमारा कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उसे भगवान ने हमेशा से ही मेरा बनाया था। संग्राम उदास स्वर में बोला, शायद हो भी सकता है, इसलिए तो इतने खुश हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। अमारा है तुम्हारी लाइफ में, इसलिए तुम खुश हो। संग्राम अमारा को देखते हुए बोला। अमारा के साथ कुछ बच्चे थे जो कि बैलून से खेल रहे थे। उन्हें देखकर अमारा मुस्कुरा रही थी। वीर अमारा को ही देख रहा था। हाँ, ये तो पूरी तरह से सच है। वो जब से मेरी जिंदगी में आई है, मुझे किसी की कोई कमी महसूस नहीं हुई। तुम मिलोगे नहीं, हम जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। वीर को संग्राम कुछ सुधरा हुआ लगा। वैसे वीर के ही एनजीओ से संग्राम ने एक छोटा सा बेबी गोद लिया था जो कि अनीका के साथ था। अनीका भी अमारा से मिली। अमारा संग्राम को देखकर थोड़ी सी घबराई, लेकिन संग्राम बदल चुका था। पर संग्राम के अंदर अमारा के लिए अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो हमेशा से वीर से प्यार करती थी, ये संग्राम भी जानता था। अनीका तो शुरू से घमंडी थी, लेकिन अब उसका घमंड कुछ हद तक शांत हो चुका था। ऊपर से जब उसने अमारा की प्रेगनेंसी के बारे में सुना, वो सच में काफी खुश हुई। हमारे घर पर एक पार्टी है, कल मैं चाहता हूँ तुम लोग आओ। हम जरूर आएंगे, अनीका ने कहा। वो अब कुछ हद तक निश्चित थी संग्राम की तरफ से। संग्राम आना नहीं चाहता था क्योंकि अमारा को बार बार अपनी नजरों के सामने किसी और का होता देखना उसे बहुत खलता था। लेकिन उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। अगर वो शादी के बाद अमारा को प्यार देता तो शायद अमारा हमेशा उसके साथ रहती और खुश भी। लेकिन उसने बहुत सारे गुनाह किए थे जिसकी सजा उसे मिली थी। अनिका तो माँ नहीं बन सकती थी, पर अब संग्राम भी अपने गलत हरकतों की वजह से बाप नहीं बन सकता था। भगवान ने उसे ऐसी सजा दी थी जिसकी कोई माफी नहीं थी। इसलिए संग्राम और अनीका ने एक बच्चा गोद ले लिया था। पर संग्राम के दिल में अपने खुद के बच्चे ना होने की टीस खत्म नहीं होती थी। वो सारे काम तो कर रहा था, पर उसके जीवन से हंसी खुशी सब चली गई थी। वो हर समय उदास रहता था। उसके जीवन में अनीका के होते हुए भी बहुत खालीपन था जो शायद अब कभी नहीं भरने वाला था। उसके कर्मों की सजा उसे मिल चुकी थी। विशाखा जी को अचानक से पैरालिसिस का अटैक हुआ था और अब वो बिस्तर पर थी। वो पूरा दिन नर्स के सहारे रहती थी। अनीका से तो सेवा करने की उम्मीद ही बेकार थी। वो तो कई कई दिन उनका हाल चाल तक पूछने नहीं आती थी, तो सेवा करना तो बहुत दूर की बात थी। अनीका के मॉम डैड को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ और एक ही झटके में वो आसमान से जमीन पर आ पड़े। अब अनीका भी एक मामूली लड़की बन चुकी थी। विशाखा जी को बिस्तर पर लेटे लेटे अपने गुनाह याद आते। वो सब याद आता जो उन्होंने अमारा के साथ किया था, पर उनके गुनाह की भी भगवान ने इसी दुनिया में सजा दे दी थी। लीना की शादी भी हो गई थी, पर उसका पति एक घटिया लड़का था। वो लीना पर कभी कभी हाथ तो उठा ही देता था, साथ ही वो कैरेक्टर का भी घटिया था। उसने के शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड बनाना और उनके साथ रातें बिताना नहीं छोड़ा था।
पर वो कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि अब उसका सपोर्ट करने वाली माँ खुद बिस्तर पर थी और संग्राम की खुद हालत खस्ता थी। वो उसका साथ क्या देता। अरिजीत जी भी काफी बीमार रहने लगी थी। 2 बार तो उन्हें अटैक ही आ चुका था, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। सब अपने अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। देर रात अमारा और वीर घर पहुंचे तो उन्हें घर के बाहर 2 कार खड़ी दिखी। वीर अंदर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने उसके बाबा साहब, माँ साहब और दादी साहब बैठी दिखी। तुम अंदर जाओ, वीर ने अमारा को कहा। वो किसी भी तरह का कलेश नहीं चाहता था अमारा के सामने, क्योंकि डॉक्टर ने अमारा को टेंशन लेने से मना किया था। अमार ने एक नजर उन्हें देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने कमरे में चली गई। वीर ने रतन जी और बाकी सब लोगों के पांव छुए। बेटा, हम बहुत खुश हैं तुम्हारी कामयाबी से, रतन जी ने गदगद होकर कहा। वीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आज इतने दिनों बाद बाप बेटे सामने थे। इतने महीनों के बाद अपने बाबा साहब, माँ साहब और दादी साहब को देखकर वीर खुश तो बहुत था पर दिखा नहीं रहा था। वीर बेटा, मुझे अमारा से मिलना है, तुमने उसे कमरे में क्यों भेज दिया? दादी साहब बोली। वीर बोला, वो इसलिए कि आप लोग उसके सामने कुछ ना बोले दादी साहब, क्योंकि डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने से मना किया है और मैं नहीं चाहता इन सब टेंशन की वजह से अमारा या मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान हो। नर्मदा जी बोली, बेटा हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो खुश हैं, हमारा माँ बनने वाली है, हमसे गलती हो गई है, अब हमें माफ कर दो और बहू को बुलाओ। वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अमारा को बुला लिया। दादी सा और नर्मदा जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और काफी देर तक बातें की। दादी सा और नर्मदा जी ने उसे अपना ख्याल रखने को लेकर काफी बातें समझाई। आज अमारा बहुत खुश थी क्योंकि वीर के घर वालों ने उसे दिल से जो अपना लिया था। दूसरे दिन पार्टी थी, इसलिए लोग आने शुरू हो चुके थे। नर्मदा जी और दादी सा अमारे की नजर उतार रहे थे। पार्टी में सभी मिलकर बहुत खुश हुए। अमारा भी सबसे मिली। संग्राम भी आया था। उसकी नजरें ना चाहते हुए भी अमारा पर चली जाती थी। अमारा वीर के साथ थी। वो दोनों हाथों में हाथ डालकर हल्के हल्के डांस कर रहे थे और बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पार्टी देर रात तक चली। संग्राम और अनीका वहीं रुक गए थे। अमारा बहुत थकी हुई थी। वीर ने उसके पैरों को अपनी गोद में रखा और हल्के हल्के दबाने लगा। अमारा बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे हमारे पैर मत छुइए। वीर मुस्कुराकर बोला, अच्छा क्या होता है ऐसे करने से, जरा बताना मुझे। अमारा बोली, पति पत्नी के पैर नहीं छूते, समझे? वीर बोला, अच्छा ये किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं तकलीफ में रहूं तो तुम मेरी सेवा करती हो। तो तुम अभी प्रेग्नेंट हो। मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने, तो मैं क्यों ना तुम्हारे पैर दबाऊं? ऐसा नहीं होता जान। अमार ने आंखें सिकोड़ी और बोली, ठीक है तो हमारे हाथ कौन दबाएगा? अमार ने अपने हाथों को आगे कर दिया। वीर ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके हाथों को दबाने लगा। वीर उसके हाथ दबाते हुए बोला, तुम बहाना बना रही हो ताकि तुम्हारे पैर छोड़ दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमारा बोली, अच्छा आप भी थक गई है ना, चलिए सो जाइए, हमें आपके कंधे पर सोना है। अमार ने वीर के कंधे पर सिर रख लिया। वीर उसका सिर सहलाता रहा। कुछ देर बाद अमारा सो चुकी थी। वो बस अमारा को ही देख रहा था। सभी खुश थे, अमारा भी खुश थी। अब बस जिंदगी खुशियों के साथ बीतने वाली थी। वीर ने अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कुराहट की वजह बस अमारा थी। जब से उसकी जिंदगी में आई थी वीर खुश था। आज तो उसकी फैमिली भी अमारा से खुश थी और वो उन्हें देखकर खुश था। समय बीतते पता कहाँ लगता है। आज अमारा की प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने बीत चुके थे। डिलीवरी के आखिरी समय में जयपुर से सभी यहाँ आए हुए थे। सानवी भी आई थी। उसे भी अपने भतीजे या भतीजी से जल्दी से मिलना था। आज रसोई में नर्मदा जी और दादी सास सुबह से ही लगी हुई थी। वो अमारे के लिए दाल बाटी चूरमा और घेवर बना रही थी। अमारा को इन सब डिशेस के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, लेकिन ये वीर को बहुत पसंद थे और जब वीर होने वाला था तो दादी सा नर्मदा जी को यही बनाकर खिलाती थी, इसलिए वो चाहती थी कि अमारा भी ये सब खाए। वीर इन दिनों सारा काम घर से ही कर रहा था। वो अमारा के साथ ही रहता था।
अमारा कमरे में बैठी हुई थी और वीर उससे बातें कर रहा था। तभी नीचे से सानवी आ गई। उसने दोनों को साथ में चलने को कहा। भाभी साहब चलिए, आपके लिए आज कुछ स्पेशल है। सानवी ने मुस्कुराकर कहा। हमारे लिए? अमारा भी मुस्कुरा उठी। सानवी बोली, हाँ आपके लिए। वीर अमारा को सहारा देकर ले आया क्योंकि उसका 9वां महीना चल रहा था। उसे चलने में अब दिक्कत होने लगी थी। अमारा नीचे आई। सभी मिलकर खाना खाने लगे। अमारा को सच में ये डिशेस पसंद आई। वीर बहुत खुश था। जाने कितने दिनों के बाद उसे आज ये खाने के लिए मिले थे, ऊपर से दादी सा और मासा के हाथों से। सानवी बोली, देखिए दादी सा कितना प्यार करती है भाभी सा और भाई सा से कि उन्होंने अपने घुटनों के दर्द को भी टाटा बाय बाय कर दिया। सभी सानवी की बात सुनकर हंसने लगे। शाम हो चुकी थी। अमारा को वीर गार्डन में टहला रहा था। अमारा थक गई थी लेकिन डॉक्टर ने उसे चलने के लिए कहा था। आज रात भर अमारा बेचैन थी। उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती बार बार। क्या हुआ अमारा, तुम ठीक हो? वीर उठकर उसके सिर को सहलाने लगा। अमारा बोली, राणा साहब, हमें बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। पेट में दर्द भी हो रहा है। अमारा के पेट में दर्द शुरू हो चुका था। मैं मासा को बताता हूँ। वीर ने नर्मदा जी को कॉल किया और कमरे में आने को कहा। मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल निकलना चाहिए, दादी साहब और नर्मदा जी ने कहा। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अमारा का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हो रही थी। अमारा की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मिस्टर राणा, हमें सर्जरी करनी होगी। मिसेस राणा की हालत बहुत ख़राब हो रही है। आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, हम बाकी की तैयारियां जल्दी करते हैं। वीर घबराया हुआ था। उसने जल्दी से फॉर्म फिल किया और अमारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। सिर्फ उसे इजाज़त मिल गई थी अमारा से मिलने के लिए। खैर, अमारा ने एक नज़र वीर को देखा और बेहोश हो गई। सुबह सुबह अमारा की डिलीवरी हुई थी। अमार ने एक बेटे को जन्म दिया था जो कि अच्छा खासा हेल्दी था, इसलिए शायद डॉक्टर्स ने सर्जरी चुना था। खैर, अमारा अभी होश में नहीं थी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राणा, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने वीर की गोद में बच्चे को थमा दिया। सभी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अमारा, डॉक्टर वो ठीक है ना? वीर ने झट से कहा। हाँ, अभी ड्रेसिंग ही हो रही है और वो जल्दी होश में आ जाएगी। वीर ने बच्चे को देखा। वो बहुत ही मासूम सा आंखें खोलकर वीर को देख रहा था। उसके गाल लाल लाल थे और वो बार बार जीभ निकाल रहा था। बिल्कुल वीर के जैसा है बदमाश और अमारा की तरह मासूम, रतन जी ने कहा और वीर से उसे लेकर अपने सीने से लगा लिया। सभी अमारा से मिलने के लिए उतावले थे। फिर बच्चे को भी माँ के पास जाना था, लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने अमारा को फीड करवाने के लिए मना किया था क्योंकि अमारा अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। ऊपर से हिल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी सर्जरी हुई थी। खैर, अमारा को होश आ गया और सभी उससे मिलने पहुंच गए। वीर ने उसके सिर को चूम लिया। थैंक यू इतना प्यारा सा बेबी देने के लिए। अमारा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे देखा बेबी उसे ही देख रहा था। इतना छोटा सा बच्चा उसने पहली बार देखा था। कितना क्यूट सा था। बेटा तुम आराम करो, हम सब यही हैं। वीर, तुम अमारा का ख्याल रखो बेटा। नर्मदा जी घर जाना चाहती थी। वो अपनी बहू और पोते का स्वागत बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी। कितनी मुश्किलों के बाद इतनी बड़ी खुशी आई थी। नर्मदा जी ने मीना जी को भी फोन किया और बधाई दी। वो भी जल्दी से जल्दी मनाली पहुंचना चाहती थी। अब नर्मदा जी और रतन जी काफी बदल चुके थे। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि गुण और अवगुण का संबंध पैसे ये राजघराने से नहीं होता। वो तो इंसान की अच्छाई और बुराई पर निर्भर करता है। कोई राजघराने में भी अवगुण लेकर पैदा हो जाता है तो कोई गरीब घर में भी गुण लेकर पैदा हो जाता है। वैशाली राजघराने की थी पर उसके अंदर अब गुण भरे पड़े थे, जबकि अमारा गरीब घर से थी तब भी उसके अंदर संस्कार और गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। इसलिए तो वीर उससे प्यार कर बैठा और धीरे धीरे वीर के घर में भी सब अमारा के गुणों से प्रभावित हो चुके थे। अमार ने अपने अच्छे स्वभाव के कारण सबका दिल जीत लिया था। आज सभी के लिए यह खुशी बहुत बड़ी खुशी थी जिसे वो साथ में जीना चाहते थे। वीर और अमारा एक साथ थे। वीर ने अमारा को थोड़ा सा सूप पिलाया। अमारा बेबी को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में सलाइन लगा हुआ था जिसकी वजह से सूजन भी थी। इसलिए वीर ने बेबी को अमारा के सीने पर रख दिया।
देखते देखते खबरें सब तरफ फैल गई और सबकी बधाइयां आने लगी। संग्राम ने भी कॉल किया था, अनिका ने भी उन्हें बधाई दी, विशाखा जी को भी खबर मिल चुकी थी। इस समय संग्राम, अनिका और अर्चित जी उनके ही पास थे। तुम दोनों भी अपनी लाइफ में खुश रहो। मुझे भी समझ में आ गया है, किसी का बुरा करके हम खुश नहीं रह सकते, विशाखा जी ने कहा। विशाखा जी की तबीयत अब पहले से ठीक थी, वो थोड़ा बहुत चलने फिरने भी लगी थी अब। अजित जी बोले, हाँ विशाखा, मुझे भी रियलाइज हुआ हमने अमारा के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा, अमारा ने आज तक हमें एक बद्दुआ तक नहीं दी। लेकिन भगवान, उन्हें सब पता है, उन्होंने हमें मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। वैसे रतन का कॉल आया था, अगले हफ्ते वो पार्टी रख रहे हैं, तो हम सबको इनवाइट किया है, सभी चलते हैं उनकी खुशियों में शामिल होने। विशाखा जी बोली, हाँ चिच्ची, मुझे भी लगता है हम सबको जाना चाहिए। विशाखा जी भी अब सुधर चुकी थी। नर्मदा जी घर आकर बहुत बिजी हो गई थी। उन्होंने बड़े से बड़े डेकोरेटर को बुलवाया और पूरा घर सजवाया था। मेरे पौधे और बहू के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए, सब कुछ। वो पूरे घर का मुआयना करती हुई बोली, हाँ भाई, तुम तैयारियां करो, मैं भी अभी आती हूँ, मासी जी ने कहा। वो और सानवी कुछ काम से बाहर थे, इसलिए अमारा से मिल नहीं पाए थे, लेकिन जल्दी ही वो लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। आखिर कितने प्यार से मासी जी ने अमारा को संभाला था, इसलिए वो भी बेबी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हॉस्पिटल में वीर हर समय अमारा के साथ था। उसे 4 दिनों बाद छुट्टी मिलने वाली थी। 4 दिन जल्दी ही बीत गए थे। अमारा काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वीर ने उसका बहुत ख्याल रखा था। चलिए, आज आप डिस्चार्ज हो रही हैं, डॉक्टर ने अमारा का चेकअप किया और कहा। रतन जी भी आ चुके थे, उन्होंने हॉस्पिटल को भी डेकोरेट करवाया था और सभी कर्मचारियों को किट्स और मिठाइयाँ बांटी थी। अमारा बहुत खुश थी, क्योंकि सभी खुश थे, वो बस यही चाहती थी। वीर ने अमारा को गोद में उठाया और कार तक लेकर आया। मासी जी बेबी को लेकर आ रही थी। मीना जी भी आई थी, वो घर पर ही थी। किशन जी भी साथ थे, वो भी अपनी बेटी और नाती की राह देख रहे थे। उन्होंने अमारा को सरप्राइज देने का सोचा था। जल्दी ही वो लोग घर पहुंच गए थे और घर पहुंचते ये समझते देर ना लगी कि कितनी सारी तैयारियां की गई थी। वीर भी बहुत खुश था। दरवाजे पर नर्मदा जी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। उन्होंने पहले अमारा फिर बेबी की नजर उतारी। पूरे घर में फूल बिखरे हुए थे, जिस पर चलकर अमारा और वीर अंदर आए। बेबी को वीर ने गोद में लिया हुआ था। बहुत सारी रस्में हुई और अमारा अपने कमरे में आ गई। उसके खाने पीने की चीज से लेकर हर चीज तक का ध्यान नर्मदा जी और मीना जी रख रही थी। फिलहाल बेबी को फीड करवाने के बाद अमारा सो रही थी, क्योंकि शाम को पार्टी भी होनी थी। वीर ने अमारा का सिर सहलाया। आज वो कमरा पूरा हो चुका था। वीर, अमारा और उसका प्यारा सा बेबी इस वक्त बिस्तर पर थे। वीर ने अमारा के हाथ को पकड़ लिया। वो भी खाना खाकर कुछ देर आराम करने लगा। सभी मेहमानों के लिए होटल में रहने का प्रबंध था। आहान और चित्रलेखा भी आए थे, उनकी शादी हो चुकी थी। नर्मदा जी ने एक सुंदर सी साड़ी अमारा को पहनाई थी, जिसमें वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वीर भी रेडी हो चुका था और साथ में उनका छोटा सा राजकुमार भी तैयार हो चुका था। पहले उन्होंने पूजा की और पार्टी में आ गए। गार्डन में बड़े ही सुंदर तरीके से एक झूला लगाया हुआ था, जिसमें चारों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए थे। अमार और बेबी उसी पर बैठे हुए थे। विशाखा जी, अर्जित जी और संग्रामनी कभी आए थे, उनका बच्चा भी साथ आया हुआ था। सभी ने अमारा को बधाई दी। मीना जी बीच बीच में काला टीका माँ बेटे को लगाती रही। अमारा को कभी कभी अपनी माँ के कारनामे पर हंसी भी आती, लेकिन वो जानती थी माँ बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती। देर रात पार्टी खत्म हुई। घर पर आहान और चित्रलेखा भी रुके थे। वो लोग भी कुछ देर बात करने के बाद कमरे में चले गए। बेबी सोया हुआ था जब बे ने अमारा को अपनी बाहों में भर लिया। अमारा भी उसकी बाहों में समाई हुई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो मायरा, वीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। अमारा भी उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। हम भी बहुत खुश हैं, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमारी जिंदगी कभी ऐसी भी होगी राणा साहब। वीर मुस्कुराते हुए बोला, चुप, अब कुछ भी मत बोलना, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी।
और अगर कोई मुसीबत आए भी तो साथ मिलकर लड़ेंगे और खड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ हमेशा। अमायरा वीर को प्यार से निहारते हुए बोली, अगर आपके जैसा प्यार करने वाला हम सफर हो तो जिंदगी कभी बुरी होगी ही नहीं। हमने भगवान से हमेशा सच्चा प्यार मांगा था और आप हमें मिले। आपके आने के बाद हमने जितनी भी कठिनाइयां देखी सब हमें आसान लगी, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं राणा साहब। वीर बोला, मैं ताउम्र तुम्हारे साथ हूँ जान, बस मुझे ऐसे ही प्यार करती रहना। वीर ने अपने होंठ उसके सिर से लगाया और चूम लिया। अमारा भी वीर की आंखों में देखती रही। उनकी शादी को 1.5 साल से कुछ ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन अमारा और वीर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वीर एक राजकुमार था, वो जैसा चाहता वैसी लड़की उसे मिलती। आखिर अमारा की बदनामी संग्राम के द्वारा किए गए अत्याचार के बाद अमारा से प्यार तो दूर कोई शादी ही कर लेता, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा कुछ लोग की सोच थी। अमारा अभी भी यही सोच रही थी। वीर सोच चुका था, लेकिन अमारा बस सोचती रही इस समाज के बेहुदा ख्याल के बारे में। इस समाज ने उसे जो दिया था कोई जरूरी नहीं हर लड़का संग्राम की तरह ही हो। कुछ लड़के वीर की तरह भी होते हैं, को सिर्फ जिस्म ही प्यारा हो। कुछ लड़कों के लिए बस रूह को चाहने ही काफी है। ऐसा ही था वीर, जिसने अमारा से प्यार किया, ना कि उसके जिस्म से। अमारा खुद को बहुत खुशनसीब मानती है जिसे वीर मिला, और वीर खुद को खुशनसीब मानता है क्योंकि अमारा उसकी जिंदगी में है। खैर, दूसरे ही दिन पूजा रखी गई अमारा और बेबी के लिए। दादी साहब चाहती थी हर बुरी नजर से दोनों सुरक्षित रहें और उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। उस पूजा में भी ठाकुर फैमिली शामिल हुई और खुद की सारी बुराइयां भी उसी हवन कुंड में झोंक दी। वो भी अब सुख शांति से रहना चाहते थे। बेबी 3 महीने का हो गया था। वीर ने बेबी को गोद में लिया और तीनों व्हाइट हाउस की तरफ चल दिए, जहां वीर हमेशा अमारा को देखा करता था। चलो आज इसे भी बताता हूँ उसकी मम्मा ने मुझे कितना तंग किया है। वीर बेबी को पुचकारता हुआ बोला। अच्छा, तो हमने क्या किया आपके साथ? अमार ने छूटे गुस्से में कहा। तुमने मुझे बहुत तंग किया है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे बहुत घूमा हूँ इस व्हाइट हाउस की तरफ। अच्छा, तो आप हमारा पीछा करते थे? अमार ने चलते हुए कहा। जब तुम आती थी और अगर मैं घर पर होता तो जरूर तुम्हारे पीछे आता था तुम्हें देखने, और फिर रात भर तुम्हें यूं ही सोचता था। क्या सोचते थे हमारे बारे में? अमारा और वीर व्हाइट हाउस के करीब पहुंच गए थे। वीर उसके करीब आया और अपने अधर उसके अधरों पर रख दिए। अमार ने भी आंखें मूंद ली। बेबी सोया हुआ था। उसने उसे पालने में सुलाया और अमारा को गले लगा लिया। बस ऐसे ही रहना हमेशा, मेरे साथ वादा करो। वीर अमारा की आंखों में देखते हुए बोला। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे राणा साहब, वादा रहा। अमार ने वीर को गले से लगा लिया। जोर से वीर ने भी आंखें बंद कर ली उसे गले लगाकर। बस तुम्हारा साथ सोचता था और आज तुम मुझे मिल गई, वीर ने धीरे से उसके कानों में कहा। वीर और अमार ने वो रात व्हाइट हाउस में ही बिताई। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और 3 साल बाद अमार ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वीर ने अपने बेटे का नाम कुंवर जय वीर प्रताप सिंह रखा और बेटी का नाम मृणालिनी रखा। सानवी के पास भी एक बेटा है चित्रलेखा, और आहान के पास भी एक बेटा है जिसका नाम आरव है। वो और जयवीर दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे, सिवाय संग्राम को छोड़कर। उसका दिल आज भी खाली सा वीरान सा था, जिसे कोई आबाद नहीं कर सकता था। ये स्टोरी यहीं खत्म हुई। उम्मीद है आपको हमारा और वीर अच्छे लगे होंगे। ये स्टोरी सिर्फ लड़कियों और औरतों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, ताकि संग्राम जैसी सोच रखने वाले अपना अंजाम देख लें। लड़कियां सिर्फ अपने घर वालों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी हैं। वो किसी की माँ, बहन, पत्नी है, इसलिए उन्हें इज्जत दें, क्योंकि लड़कियां सबको भूल सकती हैं लेकिन उसे नहीं भूल सकती जिसने उसे इज्जत दी हो। बाकी ये डिपेंड करता है कुछ लड़कियों की सोच पर भी। जैसे हर लड़का वीर नहीं होता, वैसे ही हर लड़की अमारा नहीं होती। हर बेटी के माता पिता को चाहिए कि वो हर परिस्थिति, हर हाल में अपनी बेटी के साथ खड़े रहें, उसका साथ दें, उस पर भरोसा रखें। अगर माता पिता ही उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो कोई संग्राम जैसा इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसके बाद पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि सबको वीर जैसा साथी मिल जाए तो बात ही क्या है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।